10,000 लोगों वाले आखिरी कॉन्सर्ट में मुझे मेरे ही ग्रुप के लोगों ने बेरहमी से ग्रुप से बाहर कर दिया क्योंकि मुझसे सवाल किया गया था, जिस पर मेरा 3 साल का ग्रुप करियर यहीं खत्म होने वाला था। मैं माइक्रोफोन उठाता हूँ और ऑकवर्ड सी हंसी हंसता हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कॉन्सर्ट में मुझे ये खबर मिलेगी, और ये सच में मुझे थोड़ा शॉक कर देता है। असल में मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और बस थोड़ा अच्छे से रेस्ट करना चाहता था, लेकिन यह बात कहने में मुझे शर्म आ रही थी। जिस पर मैं स्माइल करता हूँ और साइड में खड़े सुपरनैचुरल की तरफ देखता हूँ। तुम हमेशा से काफी डेस्परेट रहे हो और अब मुझे तुम्हें और पीछे रोकते हुए शर्म महसूस होती है। जिस पर सुपरनैचुरल मेरे सामने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखता है। असल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का आइडिया भी उसी का था, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ा अनविलिंग फीलिंग थी, क्योंकि हर बार सबसे ज्यादा मेहनत वही करता था और मुझे बस उसके साथ खड़े होकर 2-4 लाइंस गानी होती थी, और उसके बाद भी मुझे पैसे का आधा हिस्सा मिल जाता था। जिस पर उसने कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक प्राइवेटली बात की। वैसे भी कंपनी के दिमाग में पहले से यही आइडिया था और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर दिया जाए। लेकिन वह यह भूल गया था कि शुरुआत में कंपनी ने उसे आगे नहीं बढ़ाया था। मैं तब भी लीड सिंगर था और हमेशा उसे आगे बढ़ाने में हेल्प करता था। शुरू में मुझे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे और मैं सुपरनैचुरल का बहुत ध्यान भी रखता था। इसके बाद हमारे पास पुलिस तक आ गई थी, क्योंकि मेरे रिलेशन की वजह से मैंने कई एंडोर्समेंट्स को खुद रिजेक्ट कर दिया था, जिस पर सुपरनैचुरल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर कंपनी धीरे धीरे मुझे साइड में करने लगती है और मैं भी सुपरनैचुरल को लीड सिंगर बनने देता हूँ। जिस पर उसी टाइम सुपरनैचुरल के दिमाग में सोलो जाने का आइडिया आता है। उसे लगता है कि अगर वह अकेला होगा तो वह और ऊंचा उड़ पाएगा और ज्यादा आगे जा पाएगा। जिस पर कंपनी भी फायदे और नुकसान सोचने के बाद सुपरनैचुरल की बात मान लेती है, और फिर बात करते करते मैं धीरे से सुपरनैचुरल को हक करता हूँ। मेरे चेहरे पर हल्की सी हार्मनी वाली स्माइल होती है, क्योंकि जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो मैं इसे अच्छे तरीके से खत्म करना चाहता हूँ, और साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि तुम और ऊपर जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि बाकी लोगों को लगता है कि मैं वही इंसान हूँ जो सिर्फ दूसरे के पीछे रहकर रोता है। जिस पर मुझे यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं लगती। आगे से तुम्हें सारी अर्निंग्स का आधा हिस्सा मुझे देने की भी जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें ज्यादा एंडोर्समेंट्स मिलेंगे और तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से नहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद मैं कहता हूँ, चलो सबके लिए हमारा एक सॉन्ग गाते हैं। इसे फैंस के लिए आखिरी फेयरवेल समझ लेते हैं। जिस पर मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सामने खड़े सुपरनैचुरल की तरफ देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ। नहीं, चलो मेरा अपना एक सॉन्ग गाते हैं। मुझे याद है जब हमने पहली बार ग्रुप बनाया था तब मैंने तुम्हें एक सॉन्ग के साथ ही इनवाइट किया था। कभी कभी साथ आना और अलग हो जाना भी ठीक होता है। जिस पर मैं टॉपिक बदलता हूँ और सामने खड़े सुपरनैचुरल को देखकर हंसता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसके जवाब में वह कहता है, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता ब्रदर जो कौन सा सॉन्ग गाना चाहते हैं। जिस पर मैं अपनी नाक को छूता हूँ और स्माइल करते हुए कहता हूँ, तो फिर एक नया सॉन्ग करते हैं। मुझे अपनी गिटार दे दो। यह सुनकर सुपरनैचुरल का दिल हल्का सा कांप जाता है और वह गिटार मुझे दे देता है। जिस पर मैं गिटार को धीरे से बजाना शुरू करता हूँ। खूबसूरत गिटार की आवाज पूरे कॉन्सर्ट में गूंजने लगती है और फिर माइक्रोफोन से मेरी डीप और मैग्नेटिक आवाज निकलती है। एक पल में पूरा कॉन्सर्ट शांत हो जाता है। कई साल पहले की उस स्प्रिंग को याद करो जब मेरे पास गाने की एबिलिटी भी नहीं थी, मेरे अंदर ब्रेवरी का दिल भी नहीं था, न उसके बिना न किसी ऐसे घर के बिना जहां मैं दिन के 24 घंटे सोता रहता था। जिस पर मेरे बगल में खड़ा सुपरनैचुरल जोर से कांपने लगता है। क्या यह नया सॉन्ग है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं सुना? और इसी टाइम उसकी आंखें थोड़ी लाल होने लगती हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे लिरिक्स ऐसे लग रहे थे जैसे मैं अपनी ही स्टोरी गा रहा हूँ। जिस पर वह खुद को रोक नहीं पाता और उन दोनों के पुराने दिनों को याद करने लगता है। फिर मेरी आवाज धीरे धीरे और ऊपर जाने लगती है, जैसे पूरा कॉन्सर्ट एकदम से आग की तरह जल उठता है। जिस पर वहां मौजूद सभी लोग उसी पल खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। मेरी आवाज अब भी थोड़ी भारी और टूटी हुई लगती है, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही मैग्नेटिज्म होती है, और मैं भी इसी सॉन्ग के जरिए अपने ग्रुप को गुड बाय कहना चाहता हूँ। हालांकि ज्यादातर ऑडियंस सुपरनैचुरल को सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे पसंद करते थे। जिस पर यह सॉन्ग उन फैंस के लिए भी एक जवाब बन जाता है। आप सबका मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। आज रात हम यहीं अच्छे से अलग होते हैं और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। जिस पर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत जरूरी बात इस पल पर आकर रुक गई हो। उसी वक्त सुपरनैचुरल की आंखों में हल्की सी चमक आती है, लेकिन मैं उसे कुछ कहने का मौका नहीं देता। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी कंपनी मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश नहीं करती, और मेरा भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का कोई इरादा नहीं था। अब मैं बस एक फ्री स्टूडेंट हूँ। जिस पर मैं कॉन्सर्ट से बाहर निकलता हूँ और भीड़ भरी सड़क पर आ जाता हूँ। मैं अकेले सड़क पर चलता रहता हूँ। थोड़ी दूर बड़े स्क्रीन पर अब भी हमारा एंडोर्समेंट चल रहा होता है। वह एक बेहद शानदार पोस्टर जैसा दिखता है, जिसमें सबसे आगे सुपरनैचुरल खड़ा होता है और मैं पीछे की रो में खड़ा होता हूँ, बिल्कुल किसी छोटे फॉलोअर या फिर इनविजिबल इंसान की तरह। इसके बाद दूसरी तरफ एक ऑफिस में हुआंग यूहुआ अचानक अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को जोर से टेबल पर पटक देता है। कौन मुझे बताएगा इस सॉन्ग का कॉपीराइट आखिर कंपनी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और सुपरनैचुरल दोनों का एजेंट होने के बावजूद हुआंग यूहुआ इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। इस वक्त उससे बेहतर कोई नहीं जानता था कि एक पॉपुलर सॉन्ग किसी सिंगर के लिए क्या मतलब रखता है। ब्रदर हुआंग, ये सॉन्ग खुद ब्रदर झो ने लिखा है
और मैंने भी इसे पहले कभी नहीं सुना। फिर हम इसका कॉपीराइट रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? जिस पर सुपरनैचुरल अपना फोन उठाता है और चाइनीज कॉपीराइट लाइब्रेरी में ध्यान से सर्च करता है। फिर उसे पता चलता है कि इस सॉन्ग का कॉपीराइट पहले से ही मेरे नाम पर रजिस्टर हो चुका है, यानी इस सॉन्ग का उनसे कोई लेना देना नहीं था। यह झो मिंग सच में हद से ज्यादा कर रहा है। जिस पर हुआंग यूहुआ की आवाज गुस्से से भर जाती है। कंपनी ने तुम पर इतना पैसा खर्च किया, तुम्हें ट्रेन किया, तुम्हारी हेल्प की, और अब तुम कंपनी से इतना बड़ा सीक्रेट छुपाना चाहते हो। अभी के अभी उसे कॉल करो और चाहे कुछ भी हो जाए इस सॉन्ग का कॉपीराइट खरीद लो। इसके बाद मैं कंपनी से बात करूंगा और इस सॉन्ग को थीम सॉन्ग बनाकर तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नया एल्बम तैयार करूंगा। यह सुनकर सुपरनैचुरल के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसे ऐसा एल्बम मिल गया तो उसकी पॉपुलैरिटी और भी ऊपर चली जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरा फोन बजता है। हे ब्रदर जो, मैं सुपरनैचुरल बोल रहा हूँ। जिस पर दूसरी तरफ से उसकी आवाज थोड़ी गिल्टी लगती है और थोड़ा बेचैन भी। क्या तुम वह सॉन्ग मुझे बेच सकते हो? 50 युआन में नहीं बेच सकते क्या? जिस पर मैं हल्का सा हंसता हूँ। समझ गया, मैं यह सॉन्ग तुम्हें बेच देता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पीछे कंपनी है, तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, तुम्हें इस सॉन्ग की कमी नहीं होनी चाहिए। ब्रदर जो, तुम्हें पता होना चाहिए ये रीपेमेंट वाला सॉन्ग बहुत वैल्यूएबल है। अभी हम इसका पूरा पोटेंशियल नहीं बता सकते, लेकिन आज रात कॉन्सर्ट में जो हुआ उसे देखकर लगता है कि यह सॉन्ग बहुत बड़ा हिट हो सकता है। जिस पर सुपरनैचुरल तुरंत बोलता है, मुझे सच में इस सॉन्ग की जरूरत है। ब्रदर जो, तुम प्राइस बोल दो और ये सॉन्ग मुझे बेच दो। उसकी आवाज में थोड़ा प्रेशर डालने वाला फील था, जिस पर मेरा दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें इसकी इतनी जरूरत है तो 300 युआन में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद ये सॉन्ग तुम्हारा होगा। वैसे भी मेरे दिमाग में बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ दे भी दूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 युआन वाली बात पर मैं कभी एग्री नहीं करूंगा। इतने अच्छे सॉन्ग की वैल्यू इस दुनिया में जहां कॉपीराइट को बहुत सीरियसली लिया जाता है, एक युआन से भी शुरू हो तो बाद में उससे बहुत पैसा कमाया जा सकता है। जिस पर मैं अपना बैलेंस देखता हूँ और उसमें सिर्फ 5000 युआन बचे होते हैं। मुझे अभी अपनी लाइफ चलाने के लिए सच में पैसों की जरूरत थी। यह सुनकर दूसरी तरफ कुछ देर तक साइलेंस रहता है। फिर सुपरनैचुरल बोलता है, जोमिंग तुम तो थोड़ा रॉबर जैसे हो, यह प्राइस बहुत ज्यादा है, अगर नहीं चाहिए तो रहने दो। जिस पर मेरी आवाज शांत रहती है और मैं फोन काट देता हूँ। फोन नीचे रखने के बाद मैं पार्क के मैदान में चुपचाप बैठ जाता हूँ। उसी वक्त हल्की सी फूलों की खुशबू हवा में आती है, जिस पर मैं अनजाने में नदी के किनारे खड़ी एक परछाई की तरफ देखता हूँ। वह फिगर रात में जैसे घुल गई हो। उस औरत का चेहरा डेलिकेट और थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार लग रही थीं। बस ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा सेटबैक झेला हो। उसका शरीर थोड़ा कमजोर लग रहा था और वह नदी के किनारे लगी रेलिंग को पकड़कर खड़ी थी, जिस पर मुझे लगता है वह भी शायद मेरी तरह एक ऐसी इंसान है जिसकी लाइफ अभी ठीक नहीं चल रही। वह इधर उधर देखती है और फिर अचानक मुझे नोटिस करती है। हालांकि वह थोड़ी वरीड लग रही थी, लेकिन शायद बहुत ज्यादा थक चुकी थी। जिस पर वह धीरे धीरे मेरी तरफ चली आती है। फिर वह मेरे पास चुपचाप बैठ जाती है। अब बारी मेरी थी कि मैं ऑकवर्ड फील करूं। मैं सोच ही रहा था कि मुझे यहाँ से उठकर चले जाना चाहिए, तभी अचानक उसका सिर आकर मेरे कंधे पर टिक जाता है। उसका यह अचानक एक्शन मुझे पूरी तरह शॉक कर देता है, लेकिन फिर भी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस औरत के पीछे कैसी स्टोरी छुपी हुई है। और फिर थोड़ी दूर खड़ी पपाराजी की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं, जिस पर वह जल्दी से अपना कैमरा निकालती है, क्लिक करती है और हर एंगल से हमारी फोटो जस्ट लेना शुरू कर देती है। प्रेसिडेंट जिन का रात वाला सीक्रेट लवर, कल की हेडलाइन तो हमारी ही होगी। यह सोचकर वह और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उधर वह औरत धीरे धीरे खड़ी होती है और मुझे गहरी नजरों से देखने लगती है। कुछ सेकंड्स तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर वह मुझे एक कार्ड देती है। अगर कल कोई कंपनी तुम्हें नहीं रखती तो तुम कभी भी मेरी कंपनी में आ सकते हो, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दे सकती हूँ। इतना कहने के बाद वह औरत मुड़कर चली जाती है और मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरी आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन था, लेकिन जब मैं अगली सुबह नेचुरली उठता हूँ तो मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट्स और रिहर्सल्स के बिना वाली लाइफ भी कम हेडेक नहीं है। जिस पर मैं वॉल पर लगी क्लॉक की तरफ देखता हूँ और तब तक 10 बज चुके होते हैं। ऐसी लाइफ सच में काफी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि इसके बाद अचानक फोन की तेज रिंग बजती है। मैं फोन उठाता हूँ और देखता हूँ कि कॉल सुपरनैचुरल का था, जिस पर मैं हल्की आवाज में कहता हूँ, कोई भी फेमस प्रोड्यूसर में भी कहीं भी ऐसा सॉन्ग नहीं बना सकता, लेकिन अगर तुम्हें सच में यह सॉन्ग चाहिए तो मैं थोड़ा पीछे हट सकता हूँ। 250 युआन। यह सुनकर सुपरनैचुरल खुद को शांत करने की कोशिश करता है। फिर वह कहता है, यह फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता और मुझे पता है कि आगे तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। कंपनी पहले मुझे अपने साथ हिप हॉप शो में भेजना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका दे सकता हूँ। उस शो की फी भी 30 युआन है। यही मेरी आखिरी ऑफर है। कंपनी मेरे लिए 250 युआन खर्च करके एक सॉन्ग नहीं खरीदेगी, तुम्हें ये समझना चाहिए। जिस पर मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? ये हिप हॉप वाला शो आखिर है क्या जहां मैं भी हूँ? मेरी आंखों में इस वक्त ठंडापन आ जाता है और अब भी तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। यह शो असल में न्यू कमर्स को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम है। यहाँ आने वाले सारे सिंगर्स पहले से ही कुचले जाने के लिए तय होते हैं। प्रोग्राम टीम पहले ही चैंपियन डिसाइड कर चुकी होती है, जिस पर वह कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जो सर्कल में थोड़े फेमस होते हैं लेकिन ज्यादा विजिबल नहीं होते, ताकि उनसे बच बनाया जा सके और ज्यादा ट्रबल भी ना हो। और मुझे ये सब इतनी अच्छी तरह क्यों पता है? क्योंकि पिछले साल इसी टाइम में खुद इस शो में गया था। लेकिन किसे पता था कि आज सुपरनैचुरल फिर से यही कंडीशन रख देगा। जिस पर सुपरनैचुरल गहरी सांस लेता है और अपने एक्साइटेड दिल को दबाने की कोशिश करता है। क्या तुम्हें पता है पहले पैसा कमाना कितना आसान था? अब जब हमारा ग्रुप टूट चुका है, अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला
तो ये 3 लाख युआन कमाने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? जिस पर मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा सच में थैंक यू करता हूँ। सच कहूँ तो 1 मिलियन की कीमत पर भी मैं यह सॉन्ग बेच सकता हूँ, लेकिन ये वैरायटी शो मुझे सच में बहुत घिनौना लगता है। मैं अपनी फीलिंग्स को संभालने की कोशिश ही कर रहा था, तभी अचानक मेरी पॉकेट से वह बिजनेस कार्ड नीचे गिर जाता है, जिस पर उस कार्ड पर लिखा एक नाम मेरी नजर में आता है, जोरवोई। ये नाम देखकर मेरी आंखों में हल्का सा बदलाव आता है। ये नाम थोड़ा अजनबी भी लगता है और थोड़ा जाना पहचाना भी। और जैसे ही मैं उसके ऊपर लिखा पोजीशन देखता हूँ, मैं शॉक हो जाता हूँ। हुआजिंग की नई प्रेसिडेंट। मैंने इस नाम के बारे में सुना था। 1 महीने पहले हुआजिंग में एक बेहद खूबसूरत प्रेसिडेंट आई थी, जिसका नाम जोरवोई था। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका था। अब मैं किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता था और जो चाहूं वह कर सकता था, जिस पर मैं पूरा दोपहर अपने दिमाग की इन्फॉर्मेशन को ठीक करने में बिताता हूं और साथ में इंटरनेट पर अभी की सिचुएशन भी चेक करता हूं। लेकिन तभी मुझे अनएक्सपेक्टेडली फील होता है कि मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर हो गया है। मेरा शरीर भी पहले से काफी बेहतर लग रहा था और जब मैं सारी चीजें ठीक कर लेता हूं, तभी फोन फिर से बजता है। मैं फोन उठाता हूं और देखता हूं कि यह एक अननोन नंबर था, जिस पर मैं थोड़ा डाउट के साथ उसे रिसीव करता हूं। हेलो, क्या आप मिस्टर जोमिंग बोल रहे हैं? मैं हिप हॉप हैव मी प्रोग्राम टीम से हूं और हम आपको सिंसियरली अपने गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं। अगर आप सक्सेसफुली चैंपियन बनते हैं तो आपको 800 युआन का प्रोग्राम बोनस भी मिलेगा। जिस पर दूसरी तरफ से एक स्वीट सी आवाज आती है और मेरे दिमाग में एक साथ 3 क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। मैं उसी पल ऑलमोस्ट भड़क जाता हूँ। तुम लोग ठीक हो? चैंपियन बनना? तुम्हारे हिप हॉप हैव मी में क्या पहले से चैंपियन डिसाइड नहीं होता? जिस पर दूसरी तरफ की स्वीट आवाज थोड़ा ऑकवर्ड होकर 2 बार खांसती है। फिर वह बोलती है, टीचर जोमिंग, शायद आपको हमारी प्रोग्राम टीम के बारे में कुछ गलत फहमी है, लेकिन हिप हॉप हैव मी सीजन 2 को हमने पूरी तरह अपग्रेड कर दिया है और जैसे ही आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आपको 50 युआन की नोटिस फी मिलेगी। 50 युआन, ये 30 नहीं था क्या? जिस पर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि प्रोग्राम टीम के पैसे में से भी उनकी कंपनी हिस्सा खा रही थी और यह सोचकर मैं अचानक एक्साइटेड हो जाता हूँ। टीचर जो, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? जिस पर वह स्वीट आवाज फिर से आती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, खुद को शांत करता हूँ और फिर कहता हूँ, ठीक है, मैं ये शो ज्वाइन करूंगा, क्योंकि अचानक मुझे लगता है कि ये पैसा गलत नहीं है। वैसे भी अगर मैं एलिमिनेट भी हो गया तो भी मुझे 50 युआन की नोटिस फी तो मिलेगी और अभी मेरे हाथ में जो कुछ 1000 युआन बचे हैं, उनसे तो ये महीना निकलना मुश्किल था, लेकिन इस 50 युआन के साथ मैं कुछ टाइम आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है टीचर जो, मैं थोड़ी देर में कॉन्ट्रैक्ट आपके ईमेल पर भेज देती हूँ, क्योंकि अब आप एक फ्री आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं, 50 युआन की नोटिस फी पर आपको 30% पर्सनल इनकम टैक्स देना होगा। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो पहले अपना एक स्टूडियो रजिस्टर कर लीजिए और हमारा प्रोग्राम कल दोपहर लाइव रिकॉर्ड होगा, इसलिए कल दोपहर से पहले कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाइए। क्या? 50 युआन का 30% मतलब 15 युआन, यानी मेरे हाथ में सिर्फ 35 युआन बचेंगे, जिस पर मुझे अचानक थोड़ा दर्द महसूस होता है। लेकिन टैक्स देना भी तो नॉर्मल बात है। अब अगर मैं स्टूडियो रजिस्टर कराने जाऊं तो शायद बहुत देर हो जाएगी, जिस पर मैं अपने मेल बॉक्स में आए कॉन्ट्रैक्ट को देखता हूं, ज्यादा नहीं सोचता और उसे सीधे ऑनलाइन साइन कर देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं तुरंत जोंघाई सिटी वापस जाने की टिकट देखना शुरू कर देता हूं। लेकिन टिकट खरीदने के थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजता है। इस बार कॉलित यानाई का था। मुझे इस इंसान की थोड़ी याद थी। आखिर हम पहले भी हिप हॉप हैव मी में साथ जा चुके थे। वहां मेरे अलावा वही ऐसा इंसान था जो काफी ऑनेस्ट था। हालांकि स्टेज पर वह थोड़ा एरोगेंट हो जाता था, लेकिन उसका रैप लेवल सच में बुरा नहीं था, बस उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था और वह हमेशा उन लोगों में से था जिनके सोशल अकाउंट पर सिर्फ 70,000 के आसपास फैंस थे। ब्रदर जो, मैंने सुना है कि आप भी हिप हॉप हैव मी में आने वाले हो। मैं सच में, जिस पर मैं थोड़ा हैरान होकर कहता हूँ, हाँ, प्रोग्राम टीम ने मुझे बुलाया है। क्या बात है? ब्रदर जो, आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, क्या आपको पैसों की जरूरत है? अगर जरूरत है तो मुझे बता देना। मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ 1000 युआन है। लीत यानाई की आवाज थोड़ी घबराई हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे वह बहुत एंग्शियस है, लेकिन फिर भी सीधे बोलने में उसे शर्म आ रही थी, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मेरे पास अभी थोड़ा बहुत पैसा है। प्रोग्राम टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है और 1 हफ्ते के अंदर पैसा भी आ जाएगा। तुम्हें मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैं अंदर से थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पहले जिन दोस्तों के साथ मैं अच्छा था, उनमें से किसी ने भी मुझे कॉन्टैक्टेड नहीं किया, लेकिन लीतियान, जिससे मैं बस कुछ ही बार मिला था, वही सबसे पहले मुझे कॉल करता है। कुछ ही बार मिलने के बाद भी वह इस वक्त मेरी हेल्प करने को तैयार था। जब मैं जोंघाई सिटी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए गया तो वहां खाने पीने का खर्च तो समहाउ निकल गया, लेकिन प्लेन की टिकट सच में काफी महंगी थी। जिस पर मैं प्लेन से उतरने के बाद सीधे जोंघाई सिटी रेडियो एंड टेलीविजन स्टेशन पहुंचता हूं और हिप हॉप हैव मी प्रोग्राम टीम के साथ सिंपल कॉन्टैक्ट करने के बाद लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल में आ जाता हूं। क्योंकि यह शो इंटरनेट पर काफी पॉपुलर था, इसलिए यह हमेशा लाइव ब्रॉडकास्ट के तरीके से होता था और सिर्फ यही तरीका ज्यादा अच्छे मोमेंट्स कैप्चर कर सकता था। अरे, ये तो जोमिंग है। ग्रुप टूटने के बाद भी इसे काम मिल गया। जिस पर पीछे से एक बिल्कुल अनफ्रेंडली आवाज आती है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। मेरे सामने खड़ा इंसान लेदर जैकेट पहने होता है। उसके कपड़ों पर बहुत सारे मेटल के नेल्स लगे हुए थे। उसके बाल पीले रंग के थे और उसका पूरा लुक काफी शो ऑफ वाला लग रहा था। और यह इंसान हाल ही में थोड़ा फेमस हुआ रैपर था। उसने खुद का नाम मैडमैन रखा था और उसकी पॉपुलैरिटी भी काफी ज्यादा थी। अंकल, रैप सर्कल में सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है जब तुम एलिमिनेट हो जाओगे तब ज्यादा दुखी नहीं होगे, क्योंकि अगर इस बार भी तुम बाहर हो गए तो आगे जॉब मिलना
और मुश्किल हो जाएगा। जिस पर एक और आवाज आती है। ली तियानई थोड़ा नाराज होकर मैडमैन की तरफ देखता है। कुछ भी हो, ब्रदर जो हमारे सीनियर हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जिस पर हुआंग तो हल्की नजर से ली तियानई को देखता है। सीनियर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत रियल होती है। अगर सिर्फ सीनियरिटी से काम चलता तो फिर सब लोग कुछ और काम कर रहे होते। स्टेज पर सिर्फ स्ट्रेंथ काम आती है, अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो चुप रहना चाहिए। इतना कहकर हुआंग तो वहां से चला जाता है। जिस पर ली तियानई थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसके पास कुछ करने का तरीका नहीं था। फिर वह मेरी तरफ मुड़कर कहता है, ब्रदर जो, उसकी बात दिल पर मत लेना, वह हमेशा ऐसे ही बोलता है। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ, लेकिन मैं उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। फिर मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है? ली तियानई ऑकवर्ड सी हंसी हंसता है। मैं तो बस यहाँ फॉर्मेलिटी निभाने आया हूँ, पता नहीं मैं कितनी देर तक टिक पाऊंगा। बस यही उम्मीद है कि पहले राउंड में बाहर ना हो जाऊं। जिस पर मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। कम ऑन, अगर आगे तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकते हो। चलो अब शुरू होने वाला है। जिस पर हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। उधर लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल में होस्ट और स्टाफ भी इक्विपमेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं। सारे कंटेस्टेंट्स अपनी जगह पर बैठ चुके होते हैं। ऑडियंस भी एक एक करके अंदर आ रही थी, और जैसे ही लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल का दरवाजा बंद होता है, सारे लाइव इक्विपमेंट भी ऑन हो जाते हैं। जिस पर लाइटिंग रूम से लेकर बैक स्टेज तक हर कोई उसी पर बिजी हो जाता है। ठीक है व्यूअर्स और दोस्तों, आपका वेलकम है सिहा हस्मी सीजन 2 में। सिहा हस्मी जिसे स्पॉन्सर किया है उस मिल्क टी ने, जिसे पीने से मोटापा नहीं बढ़ता। आज हम बहुत लकी हैं क्योंकि हमने बहुत सारे फेमस रैपर्स को बुलाया है, और आज का मुकाबला सच में बहुत शानदार होने वाला है। आज यहाँ टोटल 50 रैपर्स आए हैं, और इनमें से नीचे वाले 30 लोगों को सीधे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिस पर हर ऑडियंस मेंबर के पास एक वोटिंग मशीन दी जाती है। हर मशीन में 5 वोट्स थे, और टीवी और कंप्यूटर के सामने बैठे लोग भी हमारे वोटिंग एरिया के जरिए इन कंटेस्टेंट्स को वोट कर सकते हैं। इन सबका फैसला अब आपके हाथ में है। जिस पर होस्ट की एनर्जेटिक आवाज हॉल में बज रहे म्यूजिक के साथ और भी ज्यादा पावरफुल लगने लगती है। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करते, सबसे पहले कंटेस्टेंट को स्टेज पर बुलाते हैं। वह है हुतुओ। इतना कहते ही ऑडियंस जोर से चीयर करने लगती है। जिस पर हटू हाथ में माइक्रोफोन लेकर स्टेज पर आता है। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है और बहुत जल्दी पूरे माहौल को गर्म कर देती है। मानना पड़ेगा, हटू के पास सच में टैलेंट था। वह सबसे स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ओपनिंग कंटेस्टेंट के लिए वह काफी सही था। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होते ही होस्ट जल्दी से स्टेज पर वापस आता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग परफॉर्म करने वाले थे, इसलिए बाकी टाइम को बहुत फास्ट चलाना पड़ रहा था। जिस पर दूसरा कंटेस्टेंट भी जल्दी से स्टेज पर आ जाता है। बीच में लगे बड़े स्क्रीन पर दोनों वोटिंग विंडो भी खुल जाते हैं, लेकिन वोट्स अभी भी हिडन रहते हैं। कुछ देर बाद होस्ट फिर से स्टेज पर आता है। अब तक 13 कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, और अब हमारे पास आज का एक इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाला है। वह भी हिप हॉप हैव मी सीजन 1 का कंटेस्टेंट रह चुका है, मैडमैन। जिस पर मैडमैन स्टेज पर आता है। वह अपने दोनों हाथ ऊपर उठाता है और फिर परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। एक बार फिर पूरा माहौल गर्म हो जाता है। जिस पर उसकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे थोड़ा अलग फील होता है। हालांकि यह इंसान एटीट्यूड से भरा था, लेकिन उसके फैंस बहुत थे, और उसकी स्टेज परफॉर्मेंस भी सच में अच्छी थी। भले ही वह बार बार कुछ चीजें रिपीट करता था, लेकिन फिर भी काउंटलेस लोग अपने हाथों में ग्लो स्टिक लेकर उसे सपोर्ट कर रहे थे, और ऑडियंस का पूरा बॉडी रिदम के साथ हिल रहा था। ब्रदर जो, अब अगला नंबर आपका है। जिस पर ली तियानई मुझे याद दिलाता है। मैं सिर हिलाता हूँ। इस बार मैं कौन सा सॉन्ग गाऊंगा यह मैं पहले ही डिसाइड कर चुका था। बहुत अच्छा, अब आप नीचे जाकर थोड़ा रेस्ट कीजिए, और अब हम बुलाते हैं चेन ग्वांगजू और जो मिंग को। यह सुनते ही पूरे लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोग एक पल के लिए सरप्राइज हो जाते हैं। जिस पर कमेंट एरिया में भी डिस्कशन शुरू हो जाती है। इस वक्त इस इंसान का नाम क्यों लिया जा रहा है? ये यहाँ क्या करने आया है? ये इस शो में कैसे आ गया? मैंने तो पहले कभी नहीं सुना कि ये रैप भी कर सकता है। जिस पर मैं मैडमैन के हाथ से माइक्रोफोन ले लेता हूँ, और जाते जाते मैडमैन मुझे एक बार फिर प्रोवोके करने वाली नजर से देखता है, जिससे वहां का माहौल और भी ज्यादा हीटेड हो जाता है। ऑडियंस को शायद इस तरह का मुकाबला देखना काफी पसंद आ रहा था। जिस पर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में लोगों की संख्या फिर से बढ़ने लगती है। मैं गहरी सांस लेता हूँ, फिर सबकी तरफ स्माइल करके अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता हूँ। जिस पर पूरे हॉल का माहौल एकदम से आग की तरह भड़क जाता है। उसी पल बहुत सारे लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, और उनकी आंखों में सिर्फ सरप्राइज दिख रहा होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि झोमिंग के पास ऐसा सॉन्ग भी होगा। हमने सच में उसे पहले बहुत कम समझा था। ऐसा लग रहा है कि वह काफी टाइम से तैयारी कर रहा था, और अब वह अपने सबसे इमोशनल मोमेंट में इस स्टेज पर खड़ा है। अभी अभी उसका ग्रुप टूटा है, और उसके तुरंत बाद वह इस स्टेज पर आया है। जिस पर इस हालत में उसकी परफॉर्मेंस और भी अलग फील होने लगती है, और अचानक वहां मौजूद हर इंसान रिदम के साथ झूमने लगता है और उसके बारे में बात करना शुरू कर देता है। लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं बस इस स्टेज को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं इस बार यहाँ आया ही इसलिए था ताकि अपने दिल में दबे इमोशंस को बाहर निकाल सकूं, क्योंकि मुझे एक आउटलेट चाहिए था, वरना इतने टाइम से दबे रहने की वजह से यह मेरे बॉडी और माइंड दोनों के लिए अच्छा नहीं था। जिस पर मेरे दिल की रिदम के साथ मेरी परफॉर्मेंस पूरे माहौल को सबसे ऊपर तक पहुंचा देती है। उधर मैडमन का पूरा चेहरा खराब हो जाता है, क्योंकि उसे शायद महसूस हो जाता है कि इस सॉन्ग का कुछ हिस्सा उसी के बारे में था, और जो मिंग ने उसे इस तरह जवाब दिया था। लेकिन फिर भी यह सॉन्ग पूरे स्टूडियो में बहुत ज्यादा असर छोड़ रहा था। जिस पर डायरेक्टर की आंखों में भी थोड़ी एप्रिसिएशन दिखाई देती है। फिर वह अपने पास खड़े असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है, जो मिंग की स्ट्रेंथ हमारी सोच से ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस
शायद वह इस स्टेज पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। जिसके जवाब में असिस्टेंट डायरेक्टर भी सिर हिलाता है, लेकिन उसकी अभी की पॉपुलैरिटी खराब नहीं है, वह कुछ और एपिसोड्स तक रह सकता है और आज की परफॉर्मेंस उसकी तरफ थोड़ा और अटेंशन भी ले आएगी और ये हमारी प्रोग्राम टीम के लिए भी अच्छी बात है। फिर आखिर में दोनों डिसाइड करते हैं कि आगे की अरेंजमेंट सिचुएशन देखकर की जाएगी। उन दोनों की आवाज काफी धीमी थी और वे लगातार मेरी परफॉर्मेंस के बाद की प्लानिंग के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद होस्ट फिर से स्टेज पर आता है और स्माइल करते हुए कहता है, जोमिंग की शानदार परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब आप थोड़ा रेस्ट कीजिए और अब सभी लोग जोमिंग की परफॉर्मेंस के लिए वोट करना शुरू कर सकते हैं। वोटिंग टाइम सिर्फ 10 मिनट है, जिस पर होस्ट की जल्दी वाली आवाज के साथ अगला कंटेस्टेंट भी तुरंत स्टेज पर बुला लिया जाता है। मैं स्टेज से नीचे उतरता हूँ और उसी वक्त ली त्यानाई एक्साइटेड होकर मेरी तरफ आता है। ब्रदर जो, क्या ये सॉन्ग आपने खुद लिखा है? ये तो कमाल था, मैंने पहले कभी इतनी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं देखी, आपने ये कैसे सोचा? इस वक्त ली त्यानाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वह जानता था कि मेरी यह परफॉर्मेंस सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी एक जवाब थी। यह सोचकर ली त्यानाई और भी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यह सॉन्ग न सिर्फ उन लोगों को जवाब देता है जो हम पर डाउट करते हैं, बल्कि यह हमारा एटीट्यूड भी दिखाता है, जिस पर मैं ली त्यानाई को हेल्पलेस होकर देखता हूँ। ये लड़का अब भी कितना सिंपल है, इसमें इतना बड़ा क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक सॉन्ग से कुछ बदल जाएगा? इतना नया मत बनो। जिस पर पीछे से मैडमैन की आवाज आती है, लगता है इस सॉन्ग के लिए तुमने बहुत टाइम से तैयारी की थी। और उसकी बात लगातार चुभती रहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमेशा इसी हालत में रहो और आगे जाकर टूट ना जाओ। इतना कहकर मैडमैन मुड़कर वहां से जाने लगता है, जिस पर ली त्यानी इतना गुस्सा हो जाता है कि वह तुरंत उसे जवाब देने वाला था, लेकिन मैं उसे रोक देता हूँ। फिर मैं बिल्कुल शांत आवाज में कहता हूँ, ठीक है, उसकी तरह मत बनो। क्या तुम सड़क के किनारे घूमते किसी जानवर से भी बहस करोगे? जिस पर ली त्यानाई कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, लेकिन तभी मैडमैन अचानक पलटकर जोर से बोलता है, जोमिंग, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? किसे जानवर कह रहे हो? जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहता हूँ, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ यह तो वही जाने। इतना सुनते ही मैडमैन जोर से टेबल पर हाथ मारता है और गुस्से में बोलता है, तुम मेरी इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। मैडमैन इतना भी बुरा नहीं है, देखो उसने खुद ही मान लिया कि मैं उसी की बात कर रहा था। यह सुनकर ली त्यान एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही उसे बात समझ आती है, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ जाती है और वह अचानक जोर से हंसने लगता है। ब्रदर जो, मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने तो उसे सीधे रिवील कर दिया। उधर मैडमैन काफी देर तक गुस्से में खड़ा रहता है और तभी उसे समझ आता है कि वह खुद ही फंस गया है, जिस पर वह हमारी तरफ आने वाला था, लेकिन साइड में खड़े लोग उसे रोक लेते हैं। जोमिंग, तुम बस इंतजार करो, एक दिन मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। मैडमैन अपनी आंखें दबाकर मुझे घूरता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं उसकी इस बेकार नजर को बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ और 10 मिनट बाद मेरा स्कोर भी लॉक हो जाता है। हालांकि मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे कितने वोट्स मिले हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी पहली बार आने के लिए मुझे 50 युआन मिलने वाले थे, अगर दूसरी बार भी बुलाया गया तो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद बाकी कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रहती है। ली त्यानाई की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी और जब सारे रैपर्स अपना सॉन्ग गा चुके होते हैं, तब होस्ट एक बार फिर स्टेज पर आता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। आज यहाँ आने वाले सभी रैपर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर सारे कंटेस्टेंट्स के वोट्स एक साथ लॉक हो जाते हैं और उसी पल वहां मौजूद सभी लोगों को लगता है जैसे उनके पीछे कुछ एक्टिवेट हो गया हो, क्योंकि बड़े स्क्रीन पर सभी कंटेस्टेंट्स के पीछे एक हेल्थ बार जैसी चीज दिखाई देने लगती है और उस हेल्थ बार के ऊपर एक गोल्डन ड्रैगन बना हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह सब बनाने के लिए प्रोग्राम टीम ने काफी पैसा खर्च किया है। इसके बाद हम लीडर बोर्ड दिखाने वाले हैं और सभी कंटेस्टेंट्स के असली वोट्स एक एक करके अनाउंस किए जाएंगे। इतना कहकर होस्ट जानबूझकर थोड़ा रुक जाता है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसी वक्त मैं मन ही मन एक गेस लगा चुका था, क्योंकि यह लाइव ब्रॉडकास्ट काफी लंबा चल चुका था और अभी तक कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। बीच में इतने सारे प्लेयर्स होते हैं जिस पर हर प्लेयर को अपना पार्ट प्ले करना होता है और होस्ट को भी पूरा फील्ड कंट्रोल करना पड़ता है। इस केस में टाइम लगभग 3 घंटे तक चलता है और मैं भी अब थोड़ा टायर्ड फील करने लगता हूँ। लेकिन ली त्यानाई इस वक्त बहुत ज्यादा नर्वस होती है, जिस पर उसका पूरा बॉडी बुरी तरह कांपने लगता है। बड़ी स्क्रीन पर हर प्लेयर के वोट्स अनलॉक होने लगते हैं और टॉप 20 की लिस्ट के ऊपर लिखा आता है, तुम मुझे चेस करने की हिम्मत करते हो। जिस पर टाइम टाइम पर कोई ना कोई पर्सन लिस्ट से बाहर होता रहता है और जो लोग बाहर हो जाते हैं वो काफी डिजेक्टेड फील करते हैं, जिस पर पूरा ऑडियंस अंदर की एक्साइटमेंट को सुन रहा होता है और फोटोग्राफर भी इस वक्त पागलों की तरह हर पिक्चर कैप्चर कर रहा होता है। तभी अचानक से मेरा एक याविंग वाला सीन कैप्चर हो जाता है, जिस पर फोटोग्राफर शायद कुछ समझ जाता है और मास्टर डन मुझे एक क्लोजअप दे देता है। यह देखकर डन डिवीजन के बैरर में अचानक से हलचल होने लगती है। हाँ, इस गाय को देखकर लग रहा है कि ये रात भर सोया नहीं है। जिस पर कोई और कहता है, या फिर इसे पहले से पता है कि ये एलिमिनेट होने वाला है, इसलिए इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर एक और कमेंट आता है, जल्दी से काम खत्म करो, मैं तो फंस गया हूँ। जिस पर कोई कहता है, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मैं ऑफिस में काम करते वक्त लगता हूँ। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं कि शायद हर वर्कर ओवरटाइम नहीं करना चाहता और सेलिब्रिटीज भी शायद ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं थोड़ा ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहा हूँ। जिस पर बैराज की अमाउंट और भी तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन इसके बाद ज्यादा लोग वोट्स की काउंटिंग को डिस्कस करने लगते हैं और डायरेक्टर भी रियल टाइम में इन सब ट्रेंड
फ्रेंड्स पर नजर रख रहा होता है। उसकी आंखों में इस वक्त थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा गुस्सा भी दिखाई देता है, क्योंकि डेटा लगातार ऊपर जा रहा होता है। इस वक्त हमारा हिप हॉप इंटरनेट पर 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर चुका होता है और पॉपुलैरिटी सीधे 100 मिलियन के ऊपर चली जाती है, जिस पर डायरेक्टर मन ही मन सोचता है यह तो एकदम परफेक्ट शुरुआत है और शायद ये जोमिंग ही हमारी रिवाइवल बनने वाला है। इसी बीच जब मैं वहीं कुछ चीजों के साथ खड़ा होता हूँ, तभी एक पर्सन धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकता है और खुश होकर कहता है, जोमिंग, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ी देर के लिए मैं उसे पहचान नहीं पाता। तभी ली तियानाई जल्दी से बोलती है, यह भी हमारे रैप सर्कल का एक न्यूकमर है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, ओह जुआंग लिंगलिंग, तुमने अभी बहुत अच्छा गाया था। और ये बोलते हुए मैं फिर से एक बार यॉर्निंग कर देता हूँ। जिस पर जुआंग लिंगलिंग अपनी आंखें ब्लिंक करती है और थोड़ा हेल्पलेस होकर कहती है, तो क्या मैं अभी जो गा रही थी वही था? मैं तो रेडी थी कि तुम मुझे थोड़ा फियर बोलोगे। फिर वो आगे कहती है, ओ तुम बस पॉलिट बन रहे हो, तुम इतने डायरेक्ट क्यों हो? जिसके जवाब में वो फिर पूछती है, जोमिंग, तुम बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, क्या तुम सच में मुझे भूल गए? जिस पर मैं कुछ बोल भी नहीं पाता और वो थोड़ा गुस्से में मुझे हल्का सा मार देती है। यह देखकर मैं पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। मुझे अपनी ईयर्स पर भरोसा ही नहीं होता। जिस पर मैं सामने खड़ी जुआंग लिंगलिंग को ध्यान से देखने लगता हूँ। साथ ही मुझे उसका नाम थोड़ा फेमिलियर भी लगने लगता है। काफी देर तक देखने के बाद मैं अचानक बोलता हूँ, तुम मैथ ग्रेड वाली जुआंग लिंगलिंग हो? यह बोलते ही मुझे खुद भी यकीन नहीं होता। फिर मैं हैरानी से कहता हूँ, लेकिन तुम इस टूटे हुए शो में पार्टिसिपेट करने कैसे आ गई? जिस पर जुआंग लिंगलिंग तुरंत बोलती है, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह होता है? कॉलेज से निकलते ही कंपनी साइन कर ली और तुरंत हिट भी हो गए। फिर वो आगे कहती है, इस दुनिया में ज्यादातर लोग हमारी तरह ऑर्डिनरी होते हैं, चाहे ठीक हो या ना हो, सबको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। मैंने मिंग्याओ, पॉप पॉप, रॉक और ना जाने क्या क्या ट्राई किया है। जहां चांस मिलता है मैं वहीं चली जाती हूँ। आखिर लाइफ में टाइप चूज करने का लग्जरी हर किसी के पास नहीं होता। यह कहते वक्त जुआंग लिंगलिंग बहुत कैजुअली बोलती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी हेल्पलेसनेस साफ दिखाई देती है। इसके बाद वो फिर कहती है, सिर्फ ऐसे ही सर्वाइव किया जा सकता है। जिस पर मैं चुप हो जाता हूँ और फिर धीरे से कहता हूँ, तुम जैसी हालत बता रही हो वैसी तो नहीं हो सकती। उस वक्त तुम 8th मिडिल स्कूल की जोक नहीं बल्कि कितने लड़कों का ड्रीम थी। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग हल्का सा लिप्स कर्ल करती है और कहती है, फिर भी तुम मुझे भूल गए। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं बस थोड़ी देर के लिए भूल गया था, यह रीजनेबल है। फिर मैं उसे ध्यान से देखता हूँ। अब वाली जुआंग लिंगलिंग पहले से काफी अलग और रेयर लगती है। कुछ देर रुकने के बाद मैं फिर कहता हूँ, लेकिन तुम ज्यादा बदली हुई नहीं लगती हो, राइट? जिस पर जुआंग लिंगलिंग खुद की तरफ देखकर कहती है, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत बदल गई हूँ, लेकिन तुम्हें देखो, तुमने तो सच में एक टॉल बिल्डिंग खड़ी कर दी। उस मिलिट्री इंस्पेक्शन वाली क्लास में कौन सोच सकता था कि फेट हमारे साथ ऐसा गेम खेलेगी। अब ग्रुप भी डिसबैंड हो चुका है। इसके बाद वो मुझसे पूछती है, अब आगे क्या प्लान है? जिस पर मैं कड़वी स्माइल के साथ कहता हूँ, अब और क्या प्लान हो सकता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। फिर मैं आगे कहता हूँ, कभी कभी मैं सच में तुमसे जेलस फील करता हूँ। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग हल्का सा नोट करती है और उसकी नजर फिर से बड़ी स्क्रीन पर चली जाती है। इस वक्त स्क्रीन पर मेरा नाम दिखाई देता है और उसके ऊपर वाला गोल्डन ड्रैगन अचानक उड़ने लगता है, जिस पर नंबर्स पागलों की तरह ऊपर बढ़ने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में मैं टॉप 10 में पहुंच जाता हूँ। फिर नंबर्स और तेजी से बढ़ते हैं, जिस पर मेरा नाम सीधे टॉप 3 में घुस जाता है। लेकिन यह यही नहीं रुकता, क्योंकि नंबर्स लगातार बढ़ते ही रहते हैं। यह देखकर पूरे मैदान में मौजूद हर पर्सन अपनी सांस रोक लेता है। नंबर लगातार ऊपर जाते रहते हैं और बार भी लंबा होता रहता है। फिर कुछ ही देर में मेरा नाम सीधे फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है, जिस पर नीचे वाले सभी लोग तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इसके बाद ली तियानाई का रैंक भी अनलॉक होता है। हालांकि उसका नंबर भी लगातार बढ़ता है, लेकिन उतना ऑब्वियस नहीं होता और आखिर में उसका नाम 5th प्लेस पर जाकर रुक जाता है। इस वक्त जुआंग लिंगलिंग भी बहुत एक्साइटेड होकर क्वाइटली वेट कर रही होती है, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक उसका नाम कहीं भी दिखाई नहीं देता। जिस पर आखिर में वो हेल्पलेस होकर अपना सिर हिलाती है और धीरे से कहती है, लगता है मैं अब आगे नहीं जा सकती। शायद मुझे वापस जाकर देखना चाहिए कि कहीं किसी को मेरी जरूरत है या नहीं। यह कहते हुए जुआंग लिंगलिंग डायरेक्टर की तरफ से हटने लगती है, जिस पर मैं उसकी तरफ देखता हूँ और धीरे से कहता हूँ, असल में तुम्हारी वॉइस रैप के लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है। तुम्हारी आवाज थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जिनमें तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी लग सकती है, खासकर पॉप टाइप सॉन्ग्स में। बेटर तुम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पूरी तरह यूज कर सकती हो। जिस पर जुआंग लिंगलिंग हेल्पलेस होकर कहती है, थैंक्स मुझे रिमाइंडर देने के लिए। मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, लेकिन अगर अपने एडवांटेजेस का पूरा यूज करना है तो सबसे पहले सर्वाइव करना जरूरी है। अभी मेरे पास ये चूज करने का टाइम नहीं है कि कौन सा शो करना है। जिस पर मैं कुछ देर के लिए स्टैंड रह जाता हूँ, लेकिन फिर मैं उसकी बात समझ जाता हूँ। मैं हल्का सा नॉट करता हूँ और काफी देर तक फिर से चुप रहता हूँ। इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, आगे शायद मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलूंगा। अगर तुम्हें कभी हेल्प चाहिए तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। फिर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, आखिर हम पुराने क्लासमेट्स हैं, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो मैं जरूर करूंगा। जिस पर जुआंग लिंगलिंग कुछ देर के लिए स्टनड रह जाती है और मुझे थोड़ी सरप्राइज के साथ देखने लगती है। फिर वो पूछती है, तुम स्टूडियो खोलना चाहते हो? मतलब अब आगे तुम अकेले काम करने वाले हो? जिस पर मैं हल्का सा नोट करता हूँ। फिर जुआंग लिंगलिंग मुझे
मुझे देखकर हंसने लगती है और कहती है, लगता है ग्रुप के डिबैंड होने का तुम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। जिस पर मैं भी हंस देता हूँ और कहता हूँ, मैं कवर्ड था, मैं क्या कर सकता था, बाहर आकर सब संभालना पड़ा। इफेक्ट तो काफी बड़ा था। मेरी बात सुनकर जुआंग लिंगलिंग भी हंसने लगती है। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है ताकि मुझे अपना कॉन्टैक्ट दे सके, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ अजीब लगता है। वो सामने स्क्रीन को ध्यान से देखने लगती है, जिस पर उसकी आईब्रोज गहराई से सिकुड़ जाती हैं। फिर वो मेरी तरफ देखती है। यह देखकर मैं सरप्राइज होकर पूछता हूँ, क्या हुआ, कोई घोस्ट देख लिया क्या? कुछ देर चुप रहने के बाद वो धीरे से कहती है, झोमिंग तुम्हें खुद देखना चाहिए। यह कहकर वो अपना मोबाइल मुझे पकड़ा देती है, जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी फोन ले लेता हूँ। इसके बाद मैं उसका मोबाइल देखना शुरू करता हूँ और तभी मेरी नजर एक पोस्ट पर जाती है। उसमें लिखा होता है कि चेन गुआंगजू और सुपरनैचुरल फिर से सामने आ गए हैं और वो अपने पुराने पार्टनर जो मिंग से अपील कर रहे हैं कि वो इंसान बने और पीछे हट जाए। यह देखकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ। फिर मैं ध्यान से देखता हूँ तो पता चलता है कि यह सोशल मीडिया पर डाला गया एक स्टेटमेंट है। उसमें लिखा होता है, सबसे पहले मैं उन सभी फैंस और फ्रेंड्स का थैंक यू करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले 2 दिनों में हमें सपोर्ट किया। इसके बाद उसमें लिखा होता है, मैं लगातार उस सॉन्ग को लेकर स्ट्रगल कर रहा हूँ जिसे जो मिंग ने हमारे कॉन्सर्ट में गाया था। स्प्रिंग सेरेमनी हमारे ग्रुप का एक ऐसा वर्क था जिसे हमने दोनों ने मिलकर बनाया था और असल में इसे हमारे नए एल्बम में यूज किया जाना था। फिर उसमें आगे लिखा होता है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मिंग इसे कॉन्सर्ट में पहले ही रिलीज कर देगा और आज दोपहर स्टेज के बाद वो इसका कॉपीराइट भी अकेले रजिस्टर करवा देगा। जिस पर स्टेटमेंट के आखिर में लिखा होता है, एक बार फिर मैं अपने ब्रदर जो मिंग से अपील करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम फैक्ट्स की रिस्पेक्ट करोगे और मुझे भी उस सॉन्ग स्प्रिंग राइट को यूज करने दोगे जिसे हमने साथ में लिखा था। ये पूरा स्टेटमेंट सिर्फ 10 मिनट पहले पोस्ट हुआ होता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में ही यह टॉपिक सीधे हॉट सर्च पर पहुंच जाता है, जिस पर नीचे नेटिजन्स के कमेंट्स किसी सुनामी की तरह आने लगते हैं। कोई कहता है, मैं पहले से जानता था, यह जो मिंग हमेशा से एवरेज था, ये खुद इतना अच्छा सॉन्ग कैसे लिख सकता है। फिर कोई और लिखता है, जो मिंग बहुत रिडिकुलस है, सॉन्ग दोनों ने मिलकर लिखा था लेकिन उसने कॉन्सर्ट में अकेले गा दिया और ऊपर से लोगों के सामने जीत भी गया। इसके बाद एक कमेंट आता है, जो मिंग मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें लिन यी से माफी मांगनी चाहिए। फिर कोई और लिखता है, तुम्हें पूरे देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, मैंने तो तुम्हारे लिए शो में वोट भी किया था। जिस पर काउंटलेस कमेंट्स लगभग एक तरफा तरीके से मुझे ब्लेम करने लगते हैं। यह देखकर मुझे थोड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक भी फील होने लगती है। मैं हमेशा सोचता था कि मेरे और लिन यी के बीच सिर्फ इंटरेस्ट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमारी रियल रिलेशनशिप में कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लिन यी इस वक्त ऐसा स्टेप लेगा। इस सॉन्ग में लिन यी का क्रिएशन है, यह सोचकर मेरा चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है। फिर मैं बिना कुछ कहे मोबाइल वापस जुआंग लिंगलिंग को दे देता हूँ, जिस पर जुआंग लिंगलिंग मुझे वरीड होकर देखने लगती है और धीरे से पूछती है, तुम ठीक हो? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद मेरा चेहरा थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। फिर कुछ देर रुककर मैं आगे कहता हूँ, थैंक्स, मुझे ये सॉन्ग सच में बहुत पसंद है। असल में मैं समझ जाता हूँ कि जुआंग लिंगलिंग क्या कहना चाहती है। वो थोड़ी वरीड है, लेकिन उसे मुझ पर थोड़ा डाउट भी है, क्योंकि जुआंग लिंगलिंग और मैं पहले क्लासमेट्स थे। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं कैसा पर्सन हूँ। उसे स्कूल वाला वो एरोगेंट और अनस्टॉपेबल लड़का अब भी याद है, जिसे सब गलत समझते थे, लेकिन फिर भी वो खुद खड़ा होकर खुद को प्रूव करता था। उसे वह दिन भी याद है जब युनचुआन अर्थक्वेक के दौरान मैंने अपनी सारी सेविंग्स स्कूल में लाकर सबके सामने डोनेट कर दी थी, जिस पर शायद उसके मन में ये आता है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन साल बहुत बेरहम होते हैं। इतने सालों में कोई भी बदल सकता है। फिर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ, अपना मोबाइल निकालता हूँ और अपना सोशल अकाउंट खोलता हूँ, जिस पर मैं देखता हूँ कि ओरिजिनल डस्ट एंड लाइट कॉम्बिनेशन के काउंटलेस फैंस मेरे अकाउंट के नीचे फ्लड की तरह आ चुके हैं और लगातार मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तभी जुआंग लिंगलिंग मेरी तरफ झुककर देखती है और थोड़ा वरीड होकर कहती है, तुम कमेंट्स बंद क्यों नहीं कर देते? यह सुनकर मैं हेल्पलेस होकर सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, अगर सच मेरे साथ है तो कमेंट्स बंद करने की जरूरत नहीं है। जिस पर जुआंग लिंगलिंग और भी क्यूरियस हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए यह सिचुएशन बहुत ब्रूटल है, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल वरीड नहीं दिख रहा होता। मैं बस थोड़ा अनॉयड लगता हूँ, जिस पर वो ये सोचने लगती है कि मैं अब आगे क्या करने वाला हूँ। और फिर मैं अपना फोन उठाता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ एंड लिन यी के स्टेटमेंट को कोट करने लगता हूँ, जिस पर मैं उसका स्टेटमेंट कोट करता हूँ और नीचे लिखता हूँ, मुझे सच में बहुत अफसोस है कि मैं इतने टाइम से शो में बिजी था, इसलिए अभी तक मिस्टर लिन यी का यह स्टेटमेंट नहीं देख पाया। इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, इसे देखकर मैं काफी शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हूँ। साथ ही मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इस सॉन्ग को मिस्टर लिन यी ने भी रिकॉग्नाइज किया, और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे उन 4 वर्ड्स को देखकर हुई, को क्रिएटेड बाय अस। फिर मैं आगे लिखता हूँ, लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा डाउट है, शायद मेरी मेमोरी में ही कुछ प्रॉब्लम है। यह लिखकर मैं साथ में कुछ लाफिंग और क्राइंग वाले इमोजी भी डाल देता हूँ, जिस पर मैं फिर लिखता हूँ, हाल ही में मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मेमोरी में थोड़ा कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। इसके बाद मैं सीधा पूछता हूँ, तो मैं मिस्टर लिन यी से पूछना चाहता हूँ, क्या यह अकेला सॉन्ग है जिसे हम दोनों ने साथ में लिखा था? क्या सिर्फ यही स्प्रिंग गिफ्ट है? ये लिखने के बाद मैं कुछ देर तक उसे देखता रहता हूँ और फिर धीरे से पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। इस वक्त लिन यी वहीं बैठा होता है। जैसे ही उसे यह खबर मिलती है, वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है और उसे ध्यान से देखने लगता है, जिस पर उसकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन दिखाई देती है।
क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि मेरे इस शांत रिप्लाई का मतलब क्या है। लेकिन जब उसकी नज़र आखिरी लाइन पर जाती है तब उसके दिल में थोड़ा अनइजीनेस आने लगता है, जिस पर वो सोचने लगता है क्या जोमिंग के पास और भी सॉन्ग्स छुपे हुए हैं। लेकिन अगले ही पल वो खुद को समझाता है, नहीं, हम दोनों हमेशा साथ थे और मैं उसके साथ हमेशा अच्छा रहा हूँ। यह सोचते सोचते लिन यी को अचानक सब समझ आ जाता है। फिर वो मन ही मन सोचता है वो बस मुझे टेस्ट कर रहा है, जिस पर लिन यी गहरी सांस लेता है, क्योंकि अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि चाहे कुछ भी हो उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में हल्का सा गुस्सा दिखाई देता है। फिर वो मन ही मन कहता है, 3 मिलियन, उसके बारे में सोचो भी मत। तुम्हें लगता है तुम 3 मिलियन तक पहुंच सकते हो? इसके बाद थोड़ा हेट और उम्मीद लेकर लिन यी अपना मोबाइल निकालता है और जल्दी जल्दी टाइप करने लगता है, जिस पर वो रिप्लाई करता है, ऑफ कोर्स, ऐसा सॉन्ग आसानी से नहीं बनता। हम दोनों भी इसे लगभग भूल चुके थे। इसे रिलीज होने में भी काफी टाइम लगा था। यह लिखने के बाद लिन यी एक लंबी सांस छोड़ता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि अब शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस वक्त लिन यी का सोशल अकाउंट पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुका होता है। चेन गुआंग कॉम्बिनेशन अभी भी काफी फेमस है और नेचुरली ज्यादातर लोग लिन यी की तरफ ही होते हैं। जहां तक मेरी बात है, ग्रुप में मैं हमेशा थोड़ा इनविजिबल था और मेरे फैंस भी ज्यादा नहीं थे, क्योंकि पूरे ग्रुप में मैं सबसे ज्यादा लो प्रोफाइल रहता था। जिस पर मैं लिन यी का ये स्टेटमेंट देखता हूँ और मेरे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर मैं लिखता हूँ, अच्छा है, इसका मतलब मेरी मेमोरी इतनी भी खराब नहीं है। इसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, तो अब मैं अगले 7 दिनों तक हर दिन एक नया सॉन्ग रिलीज करूंगा। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो आराम से देख सकते हैं। जिस पर मैं फिर लिखता हूँ, क्योंकि मिस्टर लिन यी ने प्रूव कर दिया है कि अगर स्प्रिंग गिफ्ट को लेकर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे अगले 7 सॉन्ग्स डेफिनेटली मेरी पर्सनल इंडिपेंडेंट कंपोजिशन होंगे। फिर मैं आगे लिखता हूँ, जहां तक स्प्रिंग गिफ्ट की ओनरशिप की बात है, मैं लिन यी की बात से एग्री नहीं करता। जिस पर मैं साफ लिखता हूँ, अगर यह सच में दोनों की क्रिएशन होती तो ओरिजिनल वर्क खत्म होने के बाद कंपनी के पास उसका बैकअप होता। इसके बाद मैं फिर लिखता हूँ, और कॉपीराइट भी सबसे पहले हम दोनों के नाम पर रजिस्टर होता। फिर ऐसा क्यों हुआ कि मैं अकेले कॉपीराइट रजिस्टर करने के बाद यह बात सामने आई। फिर मैं आखिरी में लिखता हूँ, जो भी डाउट करता है वो एविडेंस दे, क्योंकि अगर मिस्टर लिन यी को लगता है कि यह सॉन्ग हम दोनों ने मिलकर बनाया था तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रूफ दिखाएं। यह वर्ड्स पोस्ट होते ही तभी स्टेज पर खड़ा होस्ट बोलना शुरू करता है, बहुत बढ़िया, हमारा टॉप 20 ऑफिशियली तैयार हो चुका है। जिस पर होस्ट आगे कहता है, अब ये सभी अपने अपने ग्लोरी के साथ इस स्टेज पर बने रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे, इसलिए ऑडियंस एंड फ्रेंड्स अगले एपिसोड ऑफ हिप हॉप विद मी का इंतजार जरूर कीजिए। इसके बाद होस्ट के फाइनल परफॉर्मेंस के साथ यह शो खत्म होने लगता है, जिस पर मेरे आसपास के लोग भी धीरे धीरे मेरे पास आने लगते हैं। लीतियानी भी मेरे पास आती है और थोड़ा वरीड होकर पूछती है, ब्रदर जो, आप ठीक हो? जिस पर मैं स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो। असल में मैं इस बात को अपने दिल पर बिल्कुल नहीं लेता, लेकिन मेरी आंखों में फिर भी थोड़ी हेल्पलेसनेस दिखाई देती है। इसके बाद लीतियानी हल्का सा रुकती है और फिर कहती है, कंग्रेचुलेशंस, आप आगे बढ़ गए। मैं तो ब्रदर जो जितनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन ब्रदर जो सबसे पहले आगे बढ़ गए। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है, ब्रदर जो, आपका सॉन्ग सच में बहुत डेंजरस था। मैं नीचे बैठकर उसे सुन रही थी और लिटरली पागल हो गई। जिस पर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, अगले एपिसोड की अच्छी तरह तैयारी करना। यह सुनकर लीतियानी तुरंत कहती है, ब्रदर जो, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। यह बोलने के बाद लीतियानी वहां से चली जाती है। फिर मैं और जुआंग लिंगलिंग साथ में लाइव ब्रॉडकास्ट हॉल से बाहर निकलते हैं, जिस पर जुआंग लिंगलिंग मेरी तरफ देखकर पूछती है, अब तुम कहाँ जाओगे? मैं अपना नोज छूता हूँ और फिर कहता हूँ, फिलहाल किसी होटल में रुकूंगा, फिर हिप हॉप का पैसा अकाउंट में आने का वेट करूंगा। उसके बाद जब पैसे आ जाएंगे तब कोई घर रेंट पर ले लूंगा। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग शॉक हो जाती है। उसकी आंखों में सरप्राइजेस दिखाई देता है और फिर वो कहती है, नो वे, तुम्हारे पास घर रेंट करने तक के पैसे नहीं है? जिस पर मेरा चेहरा थोड़ा रेड हो जाता है और कुछ देर के लिए मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूं। फिर मैं हेल्पलेस होकर कहता हूँ, पहले मैं थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करता था, इसलिए अब पैसे ना होना नॉर्मल है। यह बोलते हुए मैं फिर से अपना नोज छूता हूँ और मेरी आवाज में थोड़ी हेल्पलेसनेस सुनाई देती है। कुछ देर बाद मैं आगे कहता हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर जुआंग लिंगलिंग पूछती है, क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? लेकिन मैं सिर हिलाकर मना कर देता हूँ और कहता हूँ, फिलहाल होटल में रहना ठीक है, वहाँ साफ सफाई भी नहीं करनी पड़ती और प्राइवेसी भी थोड़ी बेटर होती है। फिर मैं आगे कहता हूँ, मेरे पास अभी के लिए इनफ पैसे हैं और अगर सच में जरूरत पड़ी तो मैं तुमसे हेल्प मांग लूंगा। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग भरोसे के साथ सिर हिलाती है और फिर कहती है, ठीक है, तो मैं पहले चलती हूँ, शाम को मुझे एक और नोटिस के लिए जाना है, देर करना अच्छा नहीं होगा। जिस पर जुआंग लिंगलिंग कहती है, अगर मौका मिला तो हम फिर कांटेक्ट करेंगे। फिर वो अपना सफेद हाथ मेरी तरफ हिलाती है और उसके फेस पर एक स्वीट स्माइल आ जाती है, जो उसकी अभी वाली आउटफिट के साथ बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती। इसके बाद मैं एक कार लेता हूँ और कहता हूँ, मास्टर, मुझे किसी नियर बाई होटल में ले चलिए, कोई साफ और टाइडी वाला। जिस पर ड्राइवर कहता है, ठीक है, और फिर कार चलने लगती है। रात के वक्त झोंघाई सिटी कुछ ज्यादा ही जिंदा लग रही होती है। चारों तरफ लाइट्स, लाल रंग और शराब की स्मेल पूरे शहर में फैली होती है। लेकिन इस सबके बीच मुझे ऐसा फील होता है कि यह जगह मेरी नहीं है और शायद मैं भी इस जगह का नहीं हूँ। जिस पर मुझे अचानक एहसास होता है कि मुझे यहाँ ज्यादा देर तक रुकने
रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ जब मैं इनफ पैसे कमा लूंगा तब मैं युनचुआन चला जाऊंगा। वहाँ किसी ऐसी जगह पर रहूंगा जहाँ पहाड़ और नदी हो। फिर अपना एक छोटा सा कोर्टयार्ड बनाऊंगा और हर दिन घर पर आराम करूंगा। जिस पर मैं सोचता हूँ यही तो एक लूजर के लिए परफेक्ट लाइफ है। फिर मैं खुद से पूछता हूँ लेकिन मुझे कितने पैसे कमाने हैं। यह सोचकर मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ। फिर कुछ देर बाद मैं खुद से कहता हूँ जब मेरे पास 30 मिलियन होंगे तब मैं सब छोड़ दूंगा। इतने में मास्टर कार को होटल के सामने रोक देता है, जिस पर मैं नीचे उतरता हूँ। होटल का डोर खुलता है और मैं अंदर जाकर चेक इन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपने रूम में आता हूँ और इस वक्त मेरे पास कैश में सिर्फ 2000 युआन से भी कम बचे होते हैं। जिस पर मैं सोचता हूँ इन पैसों में मुझे कम से कम एक हफ्ता निकालना पड़ेगा और इसके साथ साथ मुझे किसी तरह सॉन्ग भी रिकॉर्ड करना होगा। लेकिन यह बिल्कुल आसान नहीं है। जिस पर मैं अपना फोरहेड दबाता हूँ और सोचता हूँ कम से कम मेरे पास एक गिटार तो होना चाहिए। लेकिन तभी अचानक मेरा फोन बजने लगता है। मैं कॉल उठाता हूँ और कहता हूँ हेलो, क्या हुआ। जिस पर दूसरी तरफ से लिन यी की आवाज आती है। झोमिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारे पास सच में इतने सारे नए सॉन्ग्स हैं? उसकी आवाज में गुस्सा होता है और ऐसा लगता है जैसे वो दांत पीस रहा हो। जिस पर मैं हल्का सा स्माइल करता हूँ और कहता हूँ तुम तो जानते हो मैं बस एक मेस हूँ, कोई खास चीज नहीं। यह सुनकर लिन यी फिर कहता है तो फिर तुमने ये सॉन्ग्स पहले क्यों नहीं निकाले? जिस पर मैं चुप हो जाता हूँ और कुछ नहीं बोलता। लेकिन मेरी ये साइलेंस लिन यी को और भी अनकंफर्टेबल कर देती है। फिर वो धीरे धीरे कहता है तुम जानते हो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे बर्बाद कर दोगे। जिस पर मैं फिर भी चुप रहता हूँ। इसके बाद लिन यी ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए कहता है जोमिंग, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, क्या तुम वो मैसेज डिलीट कर सकते हो? अब उसकी आवाज पहले से काफी धीमी और डरी हुई लगती है क्योंकि अब उसे सच में डर लगने लगता है। उसे डर होता है कि कहीं मेरे पास सच में इतने सारे सॉन्ग्स ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उसका झूठ अपने आप सामने आ जाएगा। असल में वो सिर्फ पब्लिक ओपिनियन का फायदा उठाकर मेरे हाथ का सॉन्ग लेना चाहता था। अगर वह सॉन्ग दोनों ने मिलकर भी बनाया होता तब भी वह उसे कॉन्सर्ट और एल्बम में यूज कर सकता था। लेकिन मेरे बाकी सॉन्ग से उसका कोई लेना देना नहीं था। जिस पर लिन यी को ऐसा फील होने लगता है जैसे उसके पूरे शरीर में चींटियां चल रही हों। फिर मैं धीरे से कहता हूँ जब तुमने वह स्टेटमेंट भेजा था तब क्या तुमने एक बार भी सोचा था कि तुम्हारी बात मुझे भी बर्बाद कर सकती है? मेरी आवाज बहुत सॉफ्ट होती है और यह बोलने के बाद मैं सीधा फोन काट देता हूँ। असल में मुझे अभी सिर्फ सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने थे क्योंकि मैं गरीब था। जिस पर मैं बेड पर लेट जाता हूँ और अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट देखने लगता हूँ। मैं हमेशा इस सर्कल में थोड़ा इनविजिबल रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, लेकिन सच में दोस्त कहने लायक लोग बहुत कम हैं। और तभी जब मैं इसी बारे में सोच रहा होता हूँ ली त्यानेई का फोन आ जाता है। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट होती है। फिर वो पूछती है ब्रोदर जो, क्या आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करना है? जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ तुम्हें कैसे पता? यह सुनकर ली त्यानेई हंसती है और कहती है यह तो आपके सोशल अकाउंट से पता चल गया। फिर वो आगे कहती है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, अगर आपको जरूरत हो तो आप यहाँ आ सकते हो। उसकी आवाज में थोड़ी शाइनेस होती है। जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है? फिर ली त्यानेई कहती है ब्रोदर जो, मैं आपको एड्रेस भेज देती हूँ, अगर आप आना चाहो तो कभी भी आ सकते हो। इसके बाद वो एक्साइटेड होकर कहती है आपको पता है अभी इंटरनेट पर आपके बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है, आपकी पॉपुलैरिटी तो लिटरली एक्सप्लोड कर रही है। जिस पर मैं हेल्पलेस होकर सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ ब्लैक हो या रेड, आखिर रेड तो रेड ही होता है। यह सुनकर ली त्यानेई तुरंत कहती है और ब्रदर जो, आप इतने टैलेंटेड हो, जब तक लोग आपको नोटिस कर रहे हैं तब तक आपके पास फिर से ऊपर आने का चांस जरूर है। इसके बाद मैं ली त्यानेई से थोड़ी देर बात करता हूँ और फिर फोन रख देता हूँ। फिर मैं उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचता हूँ और वहां पहुंचकर मैं थोड़ा शॉक्ड रह जाता हूँ क्योंकि ये जगह पूरे झोंगहाई न्यू एरिया के सबसे मेन एरिया में होती है और पूरा एक फ्लोर सिर्फ इसी स्टूडियो का होता है, जिस पर उसका डेकोरेशन भी बहुत लग्जूरियस दिखाई देता है। ली त्यानेई मेरी तरफ देखकर कहती है क्योंकि मुझे खुद भी सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने होते हैं और हर बार किसी दूसरे स्टूडियो में जाना बहुत परेशानी वाला होता है, इसलिए मैंने अपना खुद का स्टूडियो बना लिया, इससे ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। यह सुनकर मैं सामने खड़ी ली त्यानेई को बिना कुछ बोले देखने लगता हूँ। मेरी इमेजिनेशन में ली त्यानेई हमेशा एक सिंपल और ऑनेस्ट लड़की थी। वो बहुत सीधी और नॉर्मल लगती थी और मुझे लगता था कि उसके घर में शायद ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ इस सबसे एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो फिर भी एक बहुत सिंपल इंसान जैसी लग रही होती है। जिस पर ली त्यानेई मुस्कुराकर कहती है ब्रदर जो, इन सब बातों को छोड़िए, बताइए नया सॉन्ग रेडी है? फिर वो मुझे रिकॉर्डिंग रूम की तरफ लेकर जाती है। जिस पर मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं? और फिर मैं अपने सिर की तरफ और फिर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ इशारा करता हूँ। जिस पर ली त्यानेई सिर हिलाकर कहती है हाँ हाँ सब कुछ है। मैं कुछ देर सोचता हूँ, अगर बात स्प्रिंग की है तो अब मुझे फेम की ज्यादा परवाह नहीं है, सबसे पहले मुझे इससे पैसे कमाने हैं और इस वक्त मैं असल में लिन यी के साथ सीधी फाइट में हूँ। लेकिन मुझे भी वैसे ही सॉन्ग्स का एक स्टाइल निकालना होगा, उसे एक ही बार में पूरी तरह खत्म करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं पहले अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके म्यूजिक का डेमो बनाना शुरू करता हूँ। ली त्यानेई मेरे पास खड़ी रहती है और मुझे देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। उसे अच्छी तरह पता होता है कि मुझे यहाँ आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ उसी 1 घंटे में
मैं इतना कुछ कर चुका होता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे सॉन्ग का पूरा डेमो सामने आने लगता है, जिस पर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ की गई मेरी एक्सपेरिमेंट से ही एक शानदार ट्यून बन जाती है। फिर मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ और मेरी आवाज में थोड़ा आराम महसूस होता है, क्योंकि अब सॉन्ग लगभग पूरा होने वाला होता है। इसके बाद मैं कहता हूँ, अब लिरिक्स लिखने का टाइम है, क्या मुझे पेपर और पेन मिल सकता है? मेरी आवाज बहुत सॉफ्ट होती है, जिस पर ली त्यानाई जल्दी से सिर हिलाती है और कहती है, ऑफ कोर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो जल्दी से पेपर और पेन लेकर मेरे पास आ जाती है। इसके बाद वो फिर पूछती है, क्या आपको और किसी चीज में मेरी हेल्प चाहिए? जिस पर मैं कहता हूँ, अगर अभी की रिकॉर्डिंग सेव हुई है तो उसका डेमो लूप पर चला दो। फिर मैं धीरे से कहता हूँ, थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन ली त्यानाई तुरंत सिर हिलाती है और कहती है, नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। असल में यह सॉन्ग सुनने के बाद से ही ली त्यानाई बहुत अमेज्ड हो चुकी होती है और अब वो जल्दी से जानना चाहती है कि मैं आखिर कैसा सॉन्ग बनाने वाला हूँ। जिस पर मैं वहीं बैठकर लिखना शुरू कर देता हूँ और साथ साथ मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूँ जैसे मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूँ और सतून हूँ, वरना ली त्यानाई को लगने लगता कि मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। फिर मैं अपना हाथ सिर पर रखकर ऐसे सोचने लगता हूँ जैसे बहुत मुश्किल से लिरिक्स आ रहे हों। आधे घंटे बाद मैं आखिरकार लिरिक्स लिख लेता हूँ, जिस पर मैं बगल में खड़ी ली त्यानाई से कहता हूँ, रिकॉर्डिंग की तैयारी करो। यह सुनकर ली त्यानाई थोड़ी हैरानी से पूछती है, तुम इसमें कुछ चेंज नहीं करोगे? जिस पर मैं अपने हाथ का पेन नीचे रख देता हूँ और यह देखकर ली त्यानाई पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। असल में रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सॉन्ग रिकॉर्ड करना कोई आसान काम नहीं होता। कई बार पेपर पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त वैसा रिजल्ट नहीं आता। इसके अलावा आवाज, खाना, मूड और मेंटालिटी भी रिकॉर्डिंग को बहुत अफेक्ट करते हैं। लेकिन मेरे लिए ये सब कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि ये सॉन्ग पहले से ही मेरे दिमाग में पूरी तरह क्लियर होता है, जिस पर मैं बहुत जल्दी पूरे सॉन्ग का फुल वर्जन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ये देखकर ली त्यानाई खुद को रोक नहीं पाती और मुझे थम्स अप दे देती है। उसकी आंखों में इस वक्त पूरा शौक दिखाई देता है। फिर वो कहती है, ब्रदर जो, मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके बाद वो अचानक पूछती है, मैंने सुना है आप अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहते हो, राइट? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मैं यह बात छुपाता नहीं। फिर मैं चुपचाप सामने खड़ी ली त्यानाई को देखता हूँ, जिस पर ली त्यानाई अचानक कहती है, तो फिर मैं आपके स्टूडियो के अंडर साइन क्यों ना कर लूं? यह बोलते वक्त उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है और वो मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे आखिरकार अपनी लाइफ का डायरेक्शन मिल गया हो, जिस पर मैं थोड़ा स्टन रह जाता हूँ। मेरी आंखों में भी थोड़ा सरप्राइज आता है। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं कहता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे याद है तुम्हारा ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ है। जिस पर ली त्यानाई सिर हिलाती है और कहती है, हाँ है। फिर वो तुरंत आगे कहती है, लेकिन इसकी टेंशन मत लीजिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे थोड़ी लिक्विडेटेड डैमेजेस देनी पड़ेगी। इसके बाद वो कहती है, और वैसे भी शायद वो लोग मुझे सच में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए टेंशन मत लीजिए। जब तक आप मुझे अपने स्टूडियो में रखोगे मैं वहां आराम से आ जाऊंगी। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए स्पीलेस रह जाता हूँ, क्योंकि उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। फिर मैं उसे ध्यान से देखकर पूछता हूँ, तुम क्या बहुत रिच हो? जिस पर ली त्यानाई बहुत कैजुअली सिर हिलाती है। उसकी आंखों में हल्की सी बेबसी होती है, लेकिन वो यह बात छुपाती नहीं। फिर वो कहती है, घर में थोड़ा बहुत पैसा है। इसके बाद वो आगे कहती है, असल में मुझे इस सर्कल में आना ज्यादा पसंद नहीं था। मुझे मेरे पेरेंट्स की प्लान की हुई लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे अपने भी कुछ सपने हैं। जिस पर मैं उसे देखकर पूछता हूँ, तुम क्या करना चाहती हो? यह सुनकर ली त्यानाई अचानक एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कहती है, मैं फेमस होना चाहती हूँ। मैं अपना खुद का स्टेज चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया मेरी आवाज सुने। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप रह जाता हूँ। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ देखता हूँ और थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, तुम्हारा फैमिली आखिर करता क्या है? यह सुनकर ली त्यानाई थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। फिर कुछ देर बाद वो धीरे से कहती है, हमारा फैमिली रियल एस्टेट का काम करता है। फिर वो पूछती है, क्या आपने हुआंग्यू रियल एस्टेट का नाम सुना है? जिस पर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, क्योंकि यह नाम मेरे लिए बहुत फेमिलियर होता है। यह कंपनी पूरे देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक होती है। फिर मैं सामने खड़ी ली त्यानाई को देखता हूँ और कुछ देर के लिए पूरी तरह स्पीचलेस रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे अचानक वह लाइन याद आती है कि सारे रास्ते रोम जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रोम तो पहले से उनका होता है। फिर मैं हेल्पलेस होकर कहता हूँ, जब तुम्हारे घर की हालत ऐसी है तो तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारा घर तो तुम्हें बहुत आराम की लाइफ दे सकता है। इसके बाद मैं सामने वाले स्टूडियो की तरफ इशारा करता हूँ और पूछता हूँ, यह जगह भी? जिस पर ली त्यानाई स्माइल करती है और कहती है, हाँ, आपने सही गेस किया। ये पूरा एरिया हमारे फैमिली ने डेवलप किया है, नहीं तो मैं इसे ऐसे यूज नहीं कर पाती। फिर वो आगे कहती है, मैं बचपन से यहाँ रहती आई हूँ। मैंने अपने टेम्परेरी एक्सपेंसेस के लिए काफी पैसे बचाए थे, लेकिन अब मैंने अपने सारे टेम्परेरी पैसे खर्च कर दिए हैं और अभी फैमिली भी मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती। यह सुनकर मैं उसे देखकर फिर से स्प्लिशलेस हो जाता हूँ। जिस पर ली त्यानाई फिर मेरी तरफ देखकर कहती है, ब्रोदर जो, बस मुझे साइन कर लीजिए। मुझे ऐसा फील होता है कि इतने सालों में आपके अलावा कोई भी मुझे फेमस नहीं बना सकता। फिर वो आगे कहती है, मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी खराब नहीं है, लेकिन आपने भी देखा है मैं हमेशा से बस एवरेज ही रही हूँ। जिस पर वो थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, हालांकि घर की वजह से मेरे पास कुछ कनेक्शंस हैं, लेकिन मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब तो हालत ये है कि अगर वो लोग पीछे से मेरे अगेंस्ट कुछ ना करें तो वही बहुत है। यह सुनकर मैं कुछ देर तक चुप रहता हूँ। फिर धीरे से कहता हूँ, यह तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ। मेरा स्टूडियो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हुआ है और इस वक्त मेरे पास ऊपर से नीचे तक सिर्फ 2000 युआन से भी कम है। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ली त्यानाई जल्दी से कहती है, मेरे पास पैसे हैं। फिर वो आगे कहती है, 1 मिलियन में स्टूडियो आराम से रजिस्टर हो जाएगा, आपको किसी और चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो मेरी तरफ देखकर कहती है, ब्रदर जो, आप बस मेरे लिए सॉन्ग्स लिख दीजिए, क्वालिटी को लेकर मेरी कोई बड़ी
डिमांड नहीं है, वैसे भी मैं आपके स्टूडियो की पर्सन बन जाऊंगी और मुझे पता है ब्रोदर जो मेरे साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। यह सुनकर मैं कुछ देर तक उसे देखता रहता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूं, क्योंकि वो इतनी हम्बल लग रही होती है कि अगर मैं मना कर दूं तो शायद मैं ही गलत लगूं। फिर मैं थोड़ा सोचकर कहता हूँ, तुम पहले अपनी कंपनी के साथ बात कर लो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में। जिस पर ली तियानई तुरंत सिर हिलाती है। फिर वो अपना मोबाइल निकालती है और बहुत कैजुअली एक नंबर डायल कर देती है। इसके बाद वो फोन पर कहती है, हेलो अंकल वांग, मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। फिर वो आगे कहती है, हाँ मैं अब अपने फ्रेंड के स्टूडियो में जाना चाहती हूँ। जिस पर वो फिर बोलती है, पैसों की बात मैं अपने डैड से कर लूंगी, वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो बिल्कुल कैजुअली कहती है, वैसे भी मैं आपकी कंपनी में नहीं रहना चाहती, ठीक है बाय बाय। यह कहकर वो फोन रख देती है। फिर वो बहुत सीरियसली मेरी तरफ देखकर कहती है, हो गया। जिस पर मैं उसे हेल्पलेस होकर देखता हूँ और थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता हूँ, क्या तुम हमेशा इतनी डायरेक्ट रहती हो? ली तियानई तुरंत सिर हिलाती है और कहती है, हाँ मैं हमेशा ऐसी ही हूँ। फिर वो आगे कहती है, लेकिन ब्रदर जो, आप टेंशन मत लो, मैं आपके स्टूडियो में आऊंगी, लेकिन बिल्कुल केयरलेस होकर नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। इसके बाद वो कहती है, और अगर पैसे की बात है तो मैं बहुत रियल हूँ, क्यों ना मैं कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा लिक्विडेटेड डैमेजेस साइन कर दूं। जिस पर वो आगे कहती है, अगर फ्यूचर में मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती हूँ तो आप वो कॉन्ट्रैक्चर लेकर मेरे डैड से पैसे मांग लेना, चाहे कुछ भी हो, मैं ब्रदर जो को लॉस नहीं होने दूंगी। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। जिस पर मेरे सिर पर ठंडा पसीना आने लगता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने डैड को परेशान करते हैं, लेकिन किसी को अपने डैड को इस लेवल तक ट्रैप करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। फिर मैं टॉपिक बदलते हुए पूछता हूँ, तुम्हारी वॉइस कंडीशन कैसी है? तुम्हें लगता है तुम अभी वाला सॉन्ग गा सकती हो? ये सुनते ही ली तियानई की आंखें चमक उठती हैं। फिर वो एक्साइटेड होकर कहती है, क्यों ना मैं ट्राई करूं? जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। इसके बाद ली तियानई तुरंत एक्साइटेड होकर इक्विपमेंट सेट करने लगती है और जब उसे लगता है कि सब ठीक है तब वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। मुझे मानना पड़ता है ली तियानई की वॉइस कंडीशन सच में काफी अच्छी होती है। आखिर वो इतने टाइम से रैपर रही है और उसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली हुई है। जिस पर 3 बार रिकॉर्डिंग करने के बाद रिजल्ट पहले से काफी अच्छा आने लगता है। फिर वो थोड़ा नर्वस होकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, कैसा है? जिस पर मैं कहता हूँ, ओवरऑल काफी अच्छा है, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए रहेगा। फिर मैं आगे कहता हूँ, आज चाहे कुछ भी हो तुम्हें ये सॉन्ग रिकॉर्ड करना है और उसके बाद इसे रिलीज कर देना, मैं तुम्हें इसे गाने की परमिशन दे दूंगा। यह सुनकर ली तियानई अचानक बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कहती है, रियली थैंक यू ब्रदर जो। इसके बाद मैं कहता हूँ, ठीक है अभी के लिए इतना काफी है, अगले 2 दिनों में मैं स्टूडियो रजिस्टर करवा दूंगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही ली तियानई फिर से अपना फोन निकाल लेती है। फिर वो फोन पर कहती है, सिस्टर वेई मेरी हेल्प करो, मेरा एक फ्रेंड है, उसे स्टूडियो रजिस्टर करना है। यह बोलते हुए वो मेरी तरफ देखती है जैसे स्टूडियो का नाम पूछ रही हो। जिस पर मैं हल्की सी बिटर स्माइल करता हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ली तियानई इतनी फास्ट होगी। वो तो मेरे स्टूडियो को मुझसे भी पहले रजिस्टर कराने पर लगी हुई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद मैं कहता हूँ, उसका नाम होगा ईशी स्पेस। यह सुनकर ली तियानई तुरंत एक्साइटेड होकर कहती है, ईशी स्पेस, यह नाम तो बहुत कूल है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद ली तियानई फोन रख देती है। इसके बाद वो मेरी तरफ देखकर कहती है, थोड़ी देर में कोई आएगा ब्रदर जो, आपको बस अपनी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। फिर वो अपने चेस्ट पर हाथ मारकर कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ सब सही से हो जाएगा। लेकिन तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है। जिस पर जैसे ही वो फोन उठाती है उसका फेस थोड़ा बदल जाता है, उसके लिप्स हल्के से हिलते हैं और वो ऑलमोस्ट रोने जैसी शक्ल बना लेती है। फिर वो कॉल उठाकर कहती है, सिस्टर जो आपने मुझे क्यों कॉल किया? जिस पर दूसरी तरफ से एक बहुत काम लेकिन थोड़ी कोल्ड आवाज आती है। ली तियानई पहले थोड़ा सरप्राइज होती है, फिर वो अचानक मेरी तरफ देखती है जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो और अगले ही पल वो फोन सीधे मुझे पकड़ा देती है और कहती है, ब्रोदर जो आपको ढूंढ रही हैं। जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। फिर मैं फोन लेता हूँ। इसके बाद दूसरी तरफ से फेमिलियर आवाज आती है, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो? अभी तुम्हारी सिचुएशन बहुत खराब है। जिस पर मैं कुछ देर सोचता हूँ और फिर मुझे याद आता है यह झोरवोई की आवाज है, लेकिन मैं हैरान रह जाता हूँ कि उसे मेरे बारे में कैसे पता चला। फिर दूसरी तरफ से झोरवोई की आवाज आती है, क्या तुम सुन रहे हो या फिर तुमने ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन सोच लिया है? जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, मिस्टर जाओ मैं ऑलरेडी अपना खुद का स्टूडियो खोलने वाला हूँ और मेरे पास सॉल्यूशन भी है। यह सुनकर दूसरी तरफ कुछ देर के लिए साइलेंस छा जाती है। फिर मैं पूछता हूँ, मिस्टर झाओ क्या आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है? जिस पर झोर वही फ्लैट टोन में कहती है, नहीं, आगे क्या प्लान है तुम्हारा? फिर मैं कहता हूँ, फिलहाल मैंने ली तियानई को साइन कर लिया है, आगे शायद कुछ और सिंगर्स को भी साइन करूंगा, फिर उनके लिए सॉन्ग्स लिखूंगा, कुछ नए लोगों को लॉन्च करूंगा और फिर इसी तरह काम करूंगा। यह सुनकर झोर वही फिर बोलती है, तो तुम अभी भी इस इंडस्ट्री में रहना चाहते हो? जिस पर मैं थोड़ा स्टंड रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता झोर वही को मेरे दिमाग की बात कैसे पता चल गई। फिर वो धीरे से कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो। इसके बाद वो पूछती है, क्या तुम्हारे स्टूडियो के अंडर अभी कोई साइंड सिंगर्स हैं? जिस पर झोर वही फिर कहती है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवा सकती हूँ जिनकी वॉइस कंडीशन बहुत अच्छी है। फिर वो आगे कहती है, ज्यादा मत सोचो, मैंने सिर्फ तुम्हारा स्प्रिंग सुना है, अगर उस रात मैं वह सॉन्ग नहीं सुनती तो शायद मैं अब तक इस इंडस्ट्री को छोड़ चुकी होती। जिस पर वो थोड़ा रुकती है और फिर कहती है, और तुम भी बहुत टैलेंटेड हो, इसलिए मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम्हारी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। आखिर जितने ज्यादा दोस्त होंगे उतने ज्यादा रास्ते होंगे। यह सुनकर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, अगर जरूरत हुई तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। फिर मैं भी फॉर्मल तरीके से कहता हूँ, और अगर
अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भी मुझे ढूंढ सकती हैं। इतना कहकर मैं फोन रखने ही वाला होता हूँ, लेकिन तभी मुझे फिर से झुरवोई की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो कहती है, असल में मेरे पास एक और जरूरी काम है। फिर वो आगे कहती है, हमारी कंपनी ने अभी हाल ही में एक नया टीवी सीरीज बनाया है, लेकिन उसका एंडिंग सॉन्ग अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जिस पर वो सीधे कहती है, अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए एक सॉन्ग लिखो। फिर वो कहती है, यह सॉन्ग तुम्हारे स्टूडियो के किसी सिंगर से भी गवाया जा सकता है, हमें सिर्फ उस सॉन्ग का यूज राइट चाहिए। इसके बाद वो बिल्कुल कैजुअली कहती है, और प्राइस शायद तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं होगी, सिर्फ 1 मिलियन। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ, क्योंकि सिर्फ यूज राइट के लिए ही 1 मिलियन मिल रहे होते हैं। जिस पर मैं थोड़ा संभल कर कहता हूँ, मिस्टर झाओ, मैं सिर्फ सॉन्ग लिखने का काम करूंगा। लेकिन मैं अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जोर वही फ्लैट टोन में कहती है, तो और क्या चाहिए तुम्हें? फिर वो आगे कहती है, एक टीवी सीरीज के लिए अच्छा एंडिंग थीम कितना इंपॉर्टेंट होता है तुम्हें पता है? जिस पर वो बहुत सीरियसली कहती है, पूरे टीवी सीरीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा है, मैं उसमें छोटी सी भी कमी नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इसे लाइटली मत लो। फिर वो आगे कहती है, और अगर सॉन्ग मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हें वह 1 मिलियन भी नहीं मिलेगा। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, ठीक है मिस्टर जो, मैं समझ गया, मैं अच्छी तरह तैयारी करूंगा। जिस पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होने के बाद मैं हल्की सी राहत की सांस छोड़ता हूँ। फिर जो रवोई कहती है, मैं तुम्हें टीवी सीरीज की प्लॉट समरी भेज दूंगी। यह कहकर वो फोन रख देती है। जिस पर ली तियानई मुझे थोड़ी डर वाली नजर से देखती है और कहती है, आपने उनसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? फिर वो आगे कहती है, क्या आपको डर नहीं लगा कि वो यहीं आ जाएंगी? यह सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता हूँ, क्यों, इसमें ऐसा क्या है? जिस पर ली तियानई अपना नेक थोड़ा सिकोड़ती है और आसपास देखकर धीरे से कहती है, वो फीमेल लेपर्ड ड्रैगन जैसी हैं। फिर वो आगे कहती है, इस सर्कल में ऐसा कोई नहीं है जो उनसे ना डरता हो, उनकी पावर बहुत स्केरी है, बचपन से लेकर अब तक हमारे सर्कल के कितने ही लड़के उनसे डरते आए हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा स्पीचलेस हो जाता हूँ और कहता हूँ, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना, मैं तुम्हारे उस सर्कल का हिस्सा नहीं हूँ। जिस पर ली तियानई को भी अचानक एहसास होता है। फिर वो ऑकवर्ड होकर कहती है, हाँ सही है। इसके बाद वो फिर रिकॉर्डिंग करने चली जाती है और कहती है, मुझे लगता है मैं इसे और अच्छा गा सकती हूँ। फिर सॉन्ग रिकॉर्ड करने का प्रोसेस काफी स्मूथली चलता है। असल में ली तियानई की वॉइस कंडीशन मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी निकलती है, और जब रिकॉर्डिंग खत्म होती है तभी प्रोफेशनल कपड़ों में एक लंबी महिला अंदर आती है। जिस पर ली तियानई उसे देखते ही हल्का सा सिर हिलाती है। फिर ली तियानई स्माइल करते हुए कहती है, जो भी काम चाहिए ये वही हैंडल करेंगी और पैसे का पार्ट मैं दूंगी। यह सुनकर वह महिला हल्का सा सिर हिलाती है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहती। फिर ली तियानई मेरी तरफ देखकर कहती है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, यह लियान है। इसके बाद वो आगे कहती है, ये मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो की मैनेजर हैं, हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं और 3 साल पहले अब्रॉड से वापस आई थी, तब से ये मेरे साथ हैं और यहाँ की सारी छोटी बड़ी चीजें यही संभालती हैं। जिस पर मैं लियान की तरफ सिर हिलाता हूँ और लियान मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर कहती है, तो तुम चेंगुआंग कॉम्बिनेशन वाले जोमिंग हो, असली में तुम टीवी से थोड़े ज्यादा मोटिवेटेड लगते हो। यह सुनकर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ और कुछ नहीं कहता। इसके बाद स्टूडियो रजिस्टर करने के लिए सिर्फ कुछ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन और वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इस दुनिया में स्टूडियो रजिस्टर करना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है और लियान भी बहुत प्रोफेशनल होती है, इसलिए वो थोड़ी ही देर में सारी चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देती है। जिस पर ली तियानई अचानक कहती है, जब नया स्टूडियो रजिस्टर हो जाएगा तब मैं भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगी। फिर वो लियान से कहती है, और आप मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने में भी हेल्प कर दीजिए। यह सुनकर लियान कुछ देर के लिए उसे ब्लैंक होकर देखने लगती है। उसकी नजर बिल्कुल वैसी होती है जैसे वो किसी छोटे बच्चे को देख रही हो। जिस पर ली तियानई कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? फिर लियान धीरे से कहती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो? इसके बाद वो आगे कहती है, तुम्हारा करंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत रेयर है, तुम्हें ई लेवल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है और ऑनेस्टली तुम्हारी करंट पॉपुलैरिटी को देखकर तुम्हें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए था। यह सुनते ही ली तियानई जल्दी से दोनों हाथ जोड़ लेती है और ऑकवर्ड होकर कहती है, सिस्टर प्लीज मुझे थोड़ी इज्जत तो दे दो। जिस पर लियान उसे हेल्पलेस होकर देखती है और अपना सफेद हाथ हिलाती है। फिर वो कहती है, ठीक है, पहले ये बताओ तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जिस पर ली तियानई एक्साइटेड होकर अब भी रिकॉर्ड किया हुआ सॉन्ग निकालती है और लियान से कहती है, पहले इसे सुनिए। फिर वो आगे कहती है, अगर यह आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप जो चाहो वही होगा, मैं आपकी बात मान लूंगी। यह सुनकर लियान थोड़ा डाउट के साथ ली तियानई को देखती है, लेकिन फिर वो हेडफोन्स पहन लेती है और जैसे ही सॉन्ग का प्रील्यूड शुरू होता है, लियान के बॉडी में धीरे धीरे एक पावरफुल फीलिंग फैलने लगती है। सिंपल और एक्सप्लोसिव रिदम खूबसूरत मेलोडी के साथ मिलकर सॉन्ग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। जिस पर जैसे जैसे सॉन्ग आगे बढ़ता है, लियान गहरी सांस लेने लगती है। असल में उसने पहले भी ली तियानई के कई सॉन्ग्स सुने थे, लेकिन ऑनेस्टली उनमें उसे कभी खास इंटरेस्ट नहीं आया था। लेकिन यह नया सॉन्ग सुनकर लियान पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि यह सॉन्ग ऑलमोस्ट पूरी तरह ली तियानई की वॉइस कंडीशन को बाहर निकाल देता है। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहती है, बुरा नहीं है,
तुम्हारे पहले वाले सॉन्ग से बहुत बेटर है। जिस पर वो आगे पूछती है, तो तुम अब इसी रास्ते पर चलना चाहती हो? उसके बाद वह चाय का एक सिप लेता है और फिर कहता है, ये मुझे ब्रदर जो ने दिया है और मुझे इसे गाने की परमिशन भी मिल चुकी है। बस मुझे उनके स्टूडियो का आर्टिस्ट बनना होगा। और ये तो सिर्फ पहला सॉन्ग है, आगे भी और सॉन्ग्स आने वाले हैं। मुझे बिलीव है कि ब्रदर जो ही वो इंसान है जो मेरा ड्रीम पूरा करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। जिस पर ली यान कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। वह सच में ली तियानाई का सिर खोलकर देखना चाहता था कि उसके अंदर आखिर चल क्या रहा है। फिर वह पूछता है, तो अब तुम रॉक स्टाइल में जाना चाहते हो, रैपर नहीं बनना चाहते? जिसके जवाब में ली तियानाई कहता है, जरूरी नहीं है, अब से मैं स्टूडियो की एक ब्रिक हूँ। ब्रदर जो को जहां लगेगा कि मैं फिट हूँ, मैं वही करूंगा। यह सुनकर ली यान का सिर और भी भारी होने लगता है और वह समझने की कोशिश करता है। काफी देर बाद वह मेरी तरफ देखता है और फिर कहता है, यह सॉन्ग सच में बहुत अच्छा है, तुम्हारे पहले वाले सॉन्ग से भी काफी बेहतर, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे स्टूडियो पर शक है। तुम्हें समझना चाहिए कि अभी पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिस्कशन का सेंटर तुम ही हो, और अगर तुम अपने ऊपर आने वाले नेगेटिव कमेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए तो तुम्हारे स्टूडियो का आर्टिस्ट बनना बहुत डेंजरस हो सकता है। जिस पर लियान सीरियस होकर कहता है, इसलिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन ऐड करना होगा। अगर तुम्हारी वजह से श्याओली को कोई ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट को एक तरफा खत्म करने का हक होगा। यह सुनकर ली तियानाई हल्का सा माथा सिकोड़ता है और फिर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ब्रदर जो पर बिलीव करने को तैयार हूँ। जिस पर लियान बेबस होकर कहता है, तुम भी एक बिजनेस फैमिली से आते हो, फिर तुम्हारे अंदर इतनी नईव सोच कैसे हो सकती है? यह बिलीव करने या ना करने की बात नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम्हें इसका थोड़ा सा भी एहसास नहीं है? यह सुनकर ली तियानाई थोड़ा हर्ट हो जाता है। जिस पर मैं अपना हाथ आगे रखता हूँ और कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड कर दो। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट की बाकी डिटेल्स पर बात करने लगते हैं। क्योंकि ली तियानाई के पास पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वह शेयर में कम हिस्सा लेता है। अगर कोई सॉन्ग ली तियानाई खुद लिखता है तो उसे प्रॉफिट का आधा हिस्सा मिलता है, और अगर सॉन्ग स्टूडियो का होता है तो ली तियानाई को प्रॉफिट का 30% मिलता है। जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, इससे तो मैं खुद को जो बापी जैसा फील कर रहा हूँ। जिसके जवाब में ली तियानाई तुरंत कहता है, ब्रदर जो, आप एग्री कर लीजिए। आपको पता है, मुझे पैसों की कमी नहीं है, मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मुझे मनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ का सबसे हैप्पी टाइम वही था जब मैं स्टूडियो में था और ब्लूमिंग लाइफ सॉन्ग गा रहा था। यह सुनकर ली रन बेबसी में अपना माथा पकड़ लेता है और ली तियानाई को ऐसे देखता है जैसे वह किसी ऐसे बच्चे को देख रहा हो जो अपने आइडियल के पीछे जिद से भाग रहा हो। वह मन ही मन सोचता है, ये इंसान अपने फादर जितना स्मार्ट क्यों नहीं है। फिर लीरन को अचानक कुछ याद आता है। वह कहता है, वैसे आज रात ऑलरेडी इतना बड़ा मेस हो चुका है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं एक प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशंस टीम ढूंढ सकता हूँ जो तुम्हारी पब्लिक रिलेशंस हैंडल कर दे। जिस पर मैं कहता हूँ, रहने दो, जरूरत नहीं है जी, डानफे को अभी थोड़ी देर और उड़ने दो। आज रात एक सॉन्ग रिलीज करने की तैयारी करो, उसका कॉपीराइट मैं पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ। यह कहकर मैं ली तियानाई के कंधे पर हाथ रखता हूँ। फिर बोर्ड होकर अपना सोशल अकाउंट खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरा कमेंट एरिया पहले से ही फेक रूमर्स से भर चुका है। कुछ लोग लिख रहे होते हैं, बस एक क्लाउन है। इसे सच में लगता है कि यह चेन गुआंग का कॉम्बिनेशन है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही नए सॉन्ग्स रिलीज कर पाएगा। और अब यह किसी तरह मुश्किल से जीते हुए सॉन्ग्स को लेकर लोगों के सामने आ रहा है। आखिर यह है कौन? इसके अलावा और भी कई गंदे कमेंट्स होते हैं जिन्हें मैं बड़े मजे से पढ़ता रहता हूँ। जिस पर ली तियानाई मेरे पास आता है और थोड़ा अजीब होकर पूछता है, ब्रदर जो, आपको गुस्सा नहीं आ रहा? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, अगर मैं कावर्ड होता तभी गुस्सा करता। गुस्सा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, और नेटिजन्स तो वैसे भी आसानी से बायस्ड हो जाते हैं। अभी इतने लोग मुझे सिर्फ इसलिए गालियां दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने प्लेजराइज्म किया है। और फिर मैं कहता हूँ, लिनी को अभी जितनी सपोर्ट मिल रही है, आगे उसे उतना ही बैकलैश भी मिलेगा। मुझे नहीं पता कि लिनी आखिर सोच क्या रहा है। यह सुनकर ली तियानाई बहुत धीमी आवाज में कहता है, ब्रदर जो इतने टैलेंटेड हैं और फिर भी वह उन्हें चेरिश करना नहीं जानता। जिस पर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। आगे देर रात तक मेरा फोन लगातार नोटिफिकेशंस देता रहता है, जिस पर मैं थोड़ा स्पीलेस हो जाता हूँ। कोई कमेंट करता है, जो मिंग, तुम इतने चुप और डरपोक क्यों हो? मुझे पहले से पता था कि तुम सिर्फ बातें ही कर सकते हो। यह कमेंट देखकर मैं कुछ देर के लिए सच में स्पीलेस हो जाता हूँ। लेकिन जिस वक्त लोग मुझे गालियां दे रहे होते हैं, उसी वक्त मेरी पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ रही होती है। इसके बाद ली तियान का नया सॉन्ग अभी पोस्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैं नेटिजन्स के साथ ज्यादा उलझता नहीं हूँ, बल्कि मैं सीधे एक नया पोस्ट डालता हूँ और उसके साथ उस सॉन्ग का लिंक भी अटैच कर देता हूँ। जिस पर बहुत से नेटिजन्स जैसे ही सिंगर का नाम देखते हैं, उसी पल थोड़ा अलग फील करने लगते हैं, जैसे सिर्फ उस साधारण टेक्स्ट को देखकर भी उन्हें सोल की गहराई से कोई ताकत महसूस होने लगती है। पूरा सॉन्ग सुनने में बहुत एक्साइटिंग लगता है। इसी बीच हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ जियांग में हेडफोन्स पहनकर पूरा सॉन्ग सुनता है और सॉन्ग खत्म होते ही उसकी आंखें अपने आप नम होने लगती हैं। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ चुका होता है और उसके अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं बची होती। लेकिन जब दर्द थोड़ा कम होता है, तब वह सिर्फ सॉन्ग सुनकर अपना दर्द कम करने की कोशिश करता है। जिस पर वह अपने शरीर को सहारा देकर उठता है और फिर कमेंट लिखता है, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन यह सॉन्ग सुनने के बाद मैं रात भर जागता रहा और 3 रातों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक ही रात में खत्म कर दिए। इसके बाद उस सॉन्ग के नीचे बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं,
ये किसी तरह स्प्रिंग जैसा लगता है। दोनों ही रॉक हैं, दोनों में पावर है, बस दोनों की ताकत दिखाने का तरीका अलग है। और फिर कोई कमेंट करता है ये ली तियानी तो सिर्फ एक रैपर था। फिर यह इंसान और जो मिंग के बीच आखिर कैसा रिलेशनशिप है? जो मिंग तो लगभग उसे अपने हाथ से खाना खिलाने जितना सपोर्ट दे रहा है। जिस पर कोई कमेंट करता है जो मिंग की सिंगिंग स्किल्स वैसे भी बहुत अच्छी हैं, अगर वह यह सॉन्ग खुद गाता तो शायद ये एक और डिवाइन सॉन्ग बन जाता। फिर कोई कहता है जो मिंग हद कर रहा है, ली उसका इतना अच्छा भाई है और इतना अच्छा सॉन्ग उसने ली को देने के बजाय एक रैपर को दे दिया। दुनिया में ऐसा इंसान भी होता है क्या? मुझे तो अपने भाई ली के लिए बुरा लग रहा है। जिस पर कोई दूसरा जवाब देता है ऊपर वाले भाई तुम्हारी सोच थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम है। लिन ये खुद सामने आकर कह चुका है कि स्प्रिंग सॉन्ग दोनों ने मिलकर बनाया था, तो फिर यह सॉन्ग भी दोनों ने मिलकर बनाया हो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? फिर कोई हंसते हुए कहता है हाँ 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 हाँ, समझदार इंसान एक नजर में देख सकता है। ग्रुप टूटने के बाद लिनी यह सॉन्ग लेना चाहता था, इसलिए उसने इतनी घटिया चाल चली। जिस पर दूसरा तुरंत कहता है मैं तुम्हें ब्रदर लिनी के बारे में ऐसा बोलने नहीं दूंगा। जब चेंगवांग ग्रुप टूटा भी नहीं था तब जो मिंग ने स्प्रिंग बनाया था, तो यह सॉन्ग पूरे ग्रुप का होना चाहिए। इसके जवाब में कोई और कहता है जो मिंग हमेशा से लिनी पर बहुत कम गार्ड रखता था, इसलिए लिनी को उसके साथ रहकर घुटन महसूस होती थी, नहीं तो वह जो मिंग के साथ पार्टनर बने रहना क्यों नहीं चाहता। फिर कोई कमेंट करता है सच और झूठ की बात हो तो आखिर फैसला तुम फैंस पर ही डिपेंड करता है, लेकिन इसके बाद भी ज्यादा लोग सॉन्ग पर ही फोकस कर रहे होते हैं। और मैं देखता हूं कि कमेंट एरिया में मुझे लेकर जो गालियां चल रही थीं वह धीरे धीरे कम होने लगती हैं। जिस पर मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर एक और मैसेज पोस्ट करता हूं, डियर फ्रेंड्स, मेरा स्टूडियो कुछ समय पहले रजिस्टर हो चुका है और स्टूडियो का पहला आर्टिस्ट जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वह ली तियान है। हम साथ में एक एल्बम बना रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग उसे पसंद करेंगे। ये पोस्ट आते ही सोशल मीडिया पर ली तियान आई और स्टूडियो का नाम तेजी से फैलने लगता है और जो लोग बस तमाशा देख रहे थे वह भी एकदम शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है आखिर यह करना क्या चाहता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर कोई कहता है अभी अभी ग्रुप टूटा है और इसने अपना खुद का स्टूडियो भी खोल लिया। सबको लगा था कि चेन गुआंग ग्रुप छोड़ने के बाद मैं ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसे हर कोई नापसंद करेगा, लेकिन उन 2 सॉन्ग्स की वजह से मैं पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कशन बन जाता हूं, जिस पर अचानक मेरे फैंस भी पागल होने लगते हैं। मेरे जो फैंस पहले कुछ लाख थे वह 1 घंटे से भी कम समय में सीधे 10 लाख से ऊपर पहुंच जाते हैं। कमरे में वही बात बार बार गूंज रही होती है, क्या जो मिंग की बातें सच थीं? क्या सच में उसके पास इतने सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं? लेकिन अगर उसके पास इतने अच्छे सॉन्ग्स थे तो उसने पहले क्यों नहीं निकाले? और अगर निकाल देता तो क्या मुझे उसके साथ मिलकर काम करने का तरीका नहीं ढूंढना चाहिए था? दोनों साथ में पैसा कमाते तो क्या वह ज्यादा अच्छा नहीं होता? यह सोचते हुए लिन यी अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है। उसी वक्त लिन यी का मैनेजर दरवाजा खोलकर अंदर आता है। वह कुछ फाइल्स जोर से टेबल पर फेंकता है और काफी गुस्से में दिखता है। फिर वह कहता है आज सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी हुआ है आखिर वह क्या है? तुम्हें अपनी मर्जी से बोलने की परमिशन किसने दी थी? जिस पर लिन यी का चेहरा कस जाता है और वह कहता है मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। उस झो मिंग के पास इतने अच्छे सॉन्ग्स थे लेकिन उसने कभी उन्हें बाहर निकाला ही नहीं। इसके जवाब में मैनेजर कहता है ठीक है, अभी सबसे जरूरी चीज इंटरनेट पर चल रही नेगेटिव रिव्यूज को रोकना है। तुम अभी झो मिंग को कॉल करो और उसे बोलो कि हम 3 मिलियन देने को तैयार हैं। पैसे देने के बाद आगे भी कमाने के मौके मिल जाएंगे, लेकिन अगर अभी स्टेटमेंट नहीं बदला गया तो बहुत देर हो जाएगी। फिर वो आगे कहता है तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी चीज तुम्हारी इमेज और पॉपुलैरिटी को बचाना है। आगे तुम्हारा नया एल्बम आने वाला है और अगले 1 साल में तुम्हारे लिए 32 कॉन्सर्ट्स भी प्लान किए गए हैं। जिस पर मैनेजर फिर कहता है हमें बस अपनी करंट पॉपुलैरिटी को बचाकर रखना है। यह सुनकर लिन ये गहरी सांस लेता है और मजबूरी में सिर हिला देता है। फिर वह थोड़ा अनविलिंग होकर अपना फोन उठाता है और झो मिंग का नंबर डायल करता है। कुछ देर बाद फोन बजता है, जिस पर मैं थोड़ा इम्पेशेंट होकर फोन उठाता हूँ और कहता हूँ हेलो कौन? इसके जवाब में फोन के दूसरी तरफ से लिन यी की थोड़ी सख्त आवाज आती है झो मिंग, मैं वह सॉन्ग 3 मिलियन में खरीद सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आज भेजे गए सारे मैसेजेस और ली तियानाई का रिलीज किया हुआ सॉन्ग डिलीट करना होगा। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह सुनकर मैं सीधे कहता हूँ तुम्हें क्या लगता है? जिस पर लिन ये शौक में अपने फोन को देखता रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि मैंने उससे इस तरह बात की। उसी वक्त उसका मैनेजर शांति से कहता है तुम्हें अभी से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर इस बार यह असर खत्म नहीं हुआ तो कंपनी कुछ समय के लिए तुम्हारी सारी एक्टिविटीज कैंसिल कर सकती है और जब तक यह मामला पूरी तरह शांत नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे लिए कोई नया अरेंजमेंट नहीं होगा। फिर वह आगे कहता है इसके बाद होने वाले सारे कॉन्सर्ट्स भी कैंसिल कर दिए जाएंगे। यह सुनकर मैनेजर बेबसी में सिर हिलाता है, जिस पर लिन ये जल्दी से कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस मौके के लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की है, तुम लोग ऐसे कैसे सब कुछ कैंसिल कर सकते हो? मैं अपने खुद के सॉन्ग्स भी गा सकता हूँ। जिसके जवाब में मैनेजर कहता है अब बात यह नहीं है कि तुम कौन सा सॉन्ग गा सकते हो, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे और जो मिंग के बीच की बात है जो पूरे इंटरनेट पर फैल चुकी है। अगर वह ऐसे ही अपने नए वर्क्स रिलीज करता रहा तो सब लोग यही मान लेंगे कि स्प्रिंग सॉन्ग सच में जो मिंग ने बनाया था और फिर तुमने पहले जो मैसेज भेजा था वही सबसे बड़ा सबूत बन जाएगा। यह सुनकर लिन यी का सिर घूमने लगता है। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि बात इस मोड़ तक पहुंच जाएगी। उसे अब लगने लगता है कि झो मिंग पहले से ही सब कुछ छुपा कर बैठा था और यही बात उसे अंदर से तोड़ने लगती है। फिर वह जल्दी से कहता है तो क्या मैं वह मैसेज डिलीट कर दूं? जिस पर मैनेजर कहता है तुम्हें अभी तुरंत उसे डिलीट कर देना चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि अब उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को इस पूरे मामले का असर खत्म करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे और मैं भी कंपनी से तुम्हारे लिए बात करूंगा। अब तुम बस यही प्रे करो कि यह मामला जल्दी खत्म हो जाए। जिस पर
कंपनी वाले और कुछ नहीं कहते हैं और साफ बोल देते हैं कि कंपनी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आने तक ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट मत करना और नेटिजन्स जो भी बोलें उनका कोई रिप्लाई मत देना। यह सुनकर लिन ये सिर हिला देता है, लेकिन उस रात वह बार बार करवट बदलती रहती है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। जिस पर दूसरी तरफ मुझे काफी दिनों बाद एक अच्छी नींद आती है और अगले दिन तक स्टूडियो की सारी प्रोसेस लगभग आधी पूरी हो चुकी होती है। ली त्यानई भी ऑफिशियली स्टूडियो का पहला साइंटेड आर्टिस्ट बन जाता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मैं ली त्यानई से कहता हूँ आज के सॉन्ग रिकॉर्डिंग की तैयारी करो, जिस पर ली त्यानई वहां खुशी से सिर हिलाता है। फिर वह जल्दी से मेरे पास आता है और कहता है, ब्रदर जो, क्या आपको पता है लिन यी ने अपने सोशल अकाउंट की सारी चीजें डिलीट कर दी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वह इस मैटर को धीरे धीरे ठंडा करना चाहती है। क्या मैं अब उस पर थोड़ा और प्रेशर डाल दूं? यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ और फिर बेबसी में मुस्कुरा देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ जरूरत नहीं है, लेकिन अब सच में मुझे तुम्हारे लिए एक एल्बम तैयार करना चाहिए। इसके बाद मैं कहता हूँ एक दिन में एक सॉन्ग के हिसाब से कुल 7 सॉन्ग्स होंगे, फिर मैं तुम्हारे लिए 3 और सॉन्ग्स तैयार करूंगा। इस तरह पूरे 10 सॉन्ग्स हो जाएंगे और फिर तुम्हारा पहला एल्बम रिलीज होगा। जिस पर ली त्यानई जल्दी से सिर हिला देता है और फिर पूछता है आज कौन सा सॉन्ग रिलीज करना है? मैं कहता हूँ आज मैं तुम्हारे लिए एक ब्लूज रॉक सॉन्ग तैयार कर रहा हूँ, तुम उसकी अच्छी तरह तैयारी करो। यह सुनकर ली त्यानई एक पल के लिए रुक जाता है और थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है ब्लूज रॉक, ये नाम तो काफी अलग है। लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। जिसके बाद ली त्यानई लिरिक्स और ट्यून देखने लगता है और कुछ देर बाद उसे समझ आ जाता है कि यह भी एक ऐसा सॉन्ग है जो लोगों का ध्यान खींच लेगा। यह स्टाइल ऐसा था जिसे काउंटलेस लोग पसंद करते हैं। भले ही लोग इसे रोज ना सुनते हों, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। जिस पर ली त्यानई रिकॉर्डिंग रूम में जाकर सॉन्ग रिकॉर्ड करने लगता है और दूसरी तरफ मैं भी एक मुश्किल में फंस जाता हूँ, क्योंकि मुझे जोरुई से किया हुआ वादा भी पूरा करना था और उधर उसने पहले ही उस टीवी सीरीज की डिटेल्स भेज दी थी। मैं उस टीवी सीरीज की कहानी पढ़ता हूँ और मुझे वह थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन मुझे हमेशा उसमें कुछ बहुत फेमिलियर महसूस होता है। फिर मैं उसे कई बार ध्यान से देखता हूँ, जिसके बाद आखिर मुझे समझ आता है कि यह स्टोरी असल में जर्नी टू द वेस्ट के सीक्वल का एक मैजिक वर्जन है, जिस पर मुझे वह टीवी सीरीज काफी पसंद आने लगती है। भले ही बहुत से लोगों को वह थोड़ी अलग लगती हो, लेकिन उसकी पूरी स्टोरी मुझे काफी खुशी महसूस करवाती है और पूरी कहानी भी काफी अच्छी थी। बस एक ही चीज थी जिसकी लोग शिकायत करते थे, वह थे बार बार आने वाले फाइट सीन्स। लेकिन इसके अलावा टीवी सीरीज का बाकी कंटेंट काफी अच्छा था, जिस पर मैं सोचता हूँ अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए किसी और सॉन्ग की जरूरत नहीं है। काफी देर तक सोचने के बाद मैं आखिर जुआंग लिंगलिंग को फोन करता हूँ और उसे यहाँ आने के लिए कहता हूँ। जिस पर मेरा कॉल मिलते ही जुआंग लिंगलिंग बिना एक पल रुके जल्दी से लू यिंगपेंग को भी कॉल कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने सच में वही किया जो तुमने कहा था। कल तुमने बोला था कि तुम स्टूडियो खोलोगे और आज तुमने उसे रजिस्टर भी कर लिया, ऊपर से तुम्हारे पास एक साइंड आर्टिस्ट भी है। इसके बाद वह मुस्कुराकर कहती है, वैसे ओल्ड क्लासमेट, पहली बार मुझे यहाँ बुलाने की वजह क्या है? यह कहकर वह आराम से वहां बैठ जाती है और अपने पैर ऊपर रख लेती है। उसके पूरे बॉडी से एक एलिगेंट फीलिंग आ रही होती है, जिस पर मैं अपनी नजर वापस हटाता हूँ और फिर कहता हूँ, स्टूडियो में एक सॉन्ग है, वह एक टीवी सीरीज का एंडिंग सॉन्ग है, लेकिन फिलहाल मुझे उसे गाने के लिए कोई सही इंसान नहीं मिल रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम आकर उसका ऑडिशन दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यह कहकर मैं नोटबुक उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ, जिस पर जुआंग लिंगलिंग की आंखों में तुरंत चमक आ जाती है। फिर वह कहती है, तो तुमने मुझे इसी वजह से बुलाया है? अच्छा, तो फिर पहले हमें पेमेंट की बात करनी चाहिए। यह सुनकर मैं दोनों हाथ फैलाकर उसे बेबस होकर देखता हूँ और कहता हूँ, तुम आखिर कैसी बात कर रही हो? जिस पर जुआंग लिंगलिंग तुरंत कहती है, क्या हुआ, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो क्या? ये बिल्कुल बोरिंग है, पहले मुझे बताओ सॉन्ग कौन सा है। फिर मैं कहता हूँ, इस सॉन्ग का नाम एकेशिया है। इसके बाद मैं सॉन्ग और उसके लिरिक्स उसके सामने रख देता हूँ और कहता हूँ, तुम पहले इसे आराम से देख लो, जब ली त्यानई रिकॉर्डिंग खत्म कर लेगा तब तुम अंदर जाकर इसे ट्राई करना। अगर सब सही रहा तो फिलहाल यह सॉन्ग तुम ही गाओगी। यह सुनते ही जुआंग लिंगलिंग दोनों हाथों से नोटबुक पकड़ लेती है, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती हैं। फिर वह कहती है, क्या तुम ये सॉन्ग मुझे देने वाले हो? जैसे ही उसने सॉन्ग देखा उसे वह तुरंत पसंद आ गया, जिस पर मैं कहता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? यह सॉन्ग स्टूडियो का है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि इसे तुम गाओ। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग तुरंत नाराज हो जाती है और कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करते हो? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं भी मजबूर नहीं करूंगी। फिर वह आगे कहती है, हमारी फ्रेंडशिप अपनी जगह है, लेकिन यह काम है, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, पूरा स्टूडियो तुम्हारा है और यह सॉन्ग भी तुमने खुद लिखा है, मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान सकती हूँ। यह कहकर जुआंग लिंगलिंग थोड़ा नाराज होकर अपनी मुट्ठी हिलाती है और फिर कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। जिस पर मैं 2 बार खांसता हूँ और फिर कहता हूँ, यह सब जरूरी नहीं है, जरूरी बात यह है कि यह सॉन्ग तुम्हारे लिए परफेक्ट है। लेकिन जुआंग लिंगलिंग तुरंत कहती है, मैं तुम्हारे स्टूडियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती हूँ और मेरी कंडीशन है कि यह सॉन्ग मेरा होगा और आगे चलकर तुम्हें मेरे लिए एक पूरा एल्बम भी बनाना होगा। यह सुनकर मैं तुरंत खड़ा हो जाता हूँ और बड़े रिस्पेक्ट के साथ दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहता हूँ, दरवाजा वहां है, आराम से जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। जिस पर जुआंग लिंगलिंग मुझे घूरने लगती है, क्योंकि अभी जुआंग लिंगलिंग सिर्फ एक छोटी सी आर्टिस्ट थी। भले ही उसने एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन
उसकी लिक्विडेटेड डैमेज ज्यादा नहीं थी और उसकी कंपनी का एटीट्यूड भी हमेशा उसके लिए बहुत कैजुअल रहा था। अगर वह फेमस हो जाती तो कंपनी खुश होती और अगर नहीं होती तो कंपनी को उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए जुआंग लिंगलिंग अलग अलग वैरायटी शोज में इधर उधर भागती रहती थी। मैं कड़वी सी स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, तुम्हारे पास पहले से एक इकोनॉमिक कंपनी है, मेरे पास भले ज्यादा पैसे ना हो लेकिन हमारा यह छोटा स्टूडियो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर जुआंग लिंगलिंग कहती है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है। मैं उसे रिन्यू करने वाली थी लेकिन जब मैंने सुना कि तुम स्टूडियो खोलने वाले हो तो मैंने वह बात रोक दी। अब जब तुम्हारा स्टूडियो खुल चुका है तो मैं सीधे तुम्हारे यहाँ साइन कर सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह आगे कहती है, मुझे आखिर एक अच्छा मौका मिला है और अब मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए हैरान रह जाता हूँ और फिर कहता हूँ, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। जिस पर वह सिर हिलाकर कहती है, हाँ तुम भूल गए क्या, हमने लगभग एक ही समय पर कंपनी ज्वाइन की थी लेकिन तुम ग्रुप में डेब्यू कर गए और मैं कभी फेमस नहीं हो पाई। फिर वह बेबसी में सिर हिलाती है और कहती है, लेकिन मैं यह सॉन्ग जरूर गा सकती हूँ। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, यह मेरे लिए बहुत कम मौकों में से एक है। अगर मैं इस बार अपनी वैल्यू साबित नहीं कर पाई तो फिर चाहे मैं उसकी ओल्ड क्लासमेट ही क्यों ना हूं, वह मुझे आसानी से मौका नहीं देगा। फिर वह मुझे देखकर मन ही मन सोचती है, यह इंसान सच में हद करता है, इस पर मेरी ब्यूटी का भी कोई असर नहीं होता। अगली बार मुझे थोड़ा और अच्छे से तैयार होकर आना होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि यह झो मिंग सच में इतना सीरियस है या नहीं। यह सोचते हुए जुआंग लिंगलिंग के मन में पहले से ही एक आइडिया आ जाता है। उसी वक्त ली तियानई रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आता है और मेरी तरफ देखकर कहता है, ब्रदर जो, रिकॉर्डिंग हो गई। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और फिर जुआंग लिंगलिंग से अंदर जाकर साउंड चेक ट्राई करने को कहता हूँ। इसके बाद ली तियानई उसे अंदर लेकर चला जाता है। असल में जुआंग लिंगलिंग की आवाज इस सॉन्ग के लिए पूरी तरह सूटेबल नहीं थी। उसकी आवाज ज्यादा स्वीट थी लेकिन फिर भी अब उसे ट्राई करना जरूरी था। जिस पर जुआंग लिंगलिंग खुद को जितना हो सके उतना उस फीलिंग में डालने की कोशिश करती है। फिर मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बटन को दबाकर कहता हूँ, तुम्हारी फीलिंग तो ठीक है लेकिन तुम्हारी आवाज में अभी वह डेप्थ नहीं है। जिस पर जुआंग लिंगलिंग तुरंत कहती है, मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। वह खुद भी प्रोफेशनल थी इसलिए उसे साफ समझ आ जाता है कि उसकी कमी कहाँ है और मैं क्या महसूस करवाना चाहता हूँ। सॉन्ग सुनते हुए उसे यह भी समझ आ जाता है कि पूरे सॉन्ग का स्टाइल आखिर कैसा है और अभी जो उसने गाया था उसमें सच में प्रॉब्लम थी। जिस पर वह मन ही मन सोचती है, लगता है यह सॉन्ग जीतना इतना आसान नहीं होगा, इसका सॉन्ग पर कंट्रोल अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसके बाद जुआंग लिंगलिंग अपनी आवाज को थोड़ा नीचे करती है और फिर से गाना शुरू करती है। काफी समय बाद वह इतनी सीरियस हुई थी। इस पल उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह वापस स्कूल के दिनों में पहुंच गई हो जब वह पूरी मेहनत से अपनी क्लासेस पूरी करती थी। लेकिन कुछ देर बाद मैं फिर कहता हूँ, नहीं दोबारा शुरू करो। जिस पर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं और दूसरी तरफ जुआंग लिंगलिंग के माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी होती हैं। साफ दिख रहा था कि वह बहुत नर्वस थी। फिर मैं कहता हूँ, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, इस बार का इफेक्ट पिछली बार से भी खराब है। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग धीरे से कहती है, सॉरी। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी वॉइस की कंडीशन पता है, यह सॉन्ग गाना तुम्हारे लिए सच में थोड़ा मुश्किल है। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग थोड़ा हेल्पलेस हो जाती है और फिर कहती है, तुम ऐसे इंसान हो, अगर तुम मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर अचानक वह कहती है, वैसे मैं उस टीवी सीरीज की स्टोरी और समरी देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं खुद को उसमें डाल पाई तो शायद ये सॉन्ग गाने में मदद मिलेगी। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और वह प्रिंट आउट उसके सामने रख देता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अभी थोड़ा अपना गला आराम दो, पूरी दोपहर काफी मुश्किल रही है लेकिन हमें अभी भी मेहनत करनी होगी। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग गुस्से में मुझे हल्का सा मारती है। फिर वह सोफा पर बैठकर मुझे सीरियसली देखने लगती है। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, अब स्टूडियो धीरे धीरे चलने लगा है लेकिन ऑफिस की जगह भी तय करनी होगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में किसी ने हेल्प की थी इसलिए फिलहाल ऑफिस एड्रेस के लिए ली तियानई का रिकॉर्डिंग स्टूडियो डाल दिया गया है। लेकिन हम हमेशा स्टूडियो पर डिपेंड नहीं रह सकते, आगे जाकर हमें और भी बिजनेस बढ़ाने होंगे। सिर्फ सॉन्ग्स बेचकर ज्यादा दूर तक नहीं जाया जा सकता। अगर सिर्फ सॉन्ग्स के भरोसे जिएंगे तो बस किसी तरह काम चलता रहेगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और वह लाइफ जीनी है जो मैं चाहता हूँ तो अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जिस पर ली तियानई मेरे पास आकर बैठ जाता है। वह मेरी तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, ब्रदर जो, आप क्या सोच रहे हैं, नोट रहे हैं? मैं कहता हूँ, अभी स्टूडियो में ज्यादा आर्टिस्ट्स नहीं है और काम भी ज्यादा नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ चुनूं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये सुनते ही ली तियानई अचानक एक्साइटेड होकर कहता है, तो फिर हम मूवी क्यों नहीं बनाते, मैं अपने डैड से इन्वेस्टमेंट करवा दूंगा। यह सुनकर मैं उसे कुछ देर तक स्पीलेस होकर देखता हूँ और फिर कहता हूँ, तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम अपने फैमिली पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। जिस पर ली तियानई तुरंत कहता है, ये फैमिली पर डिपेंड करना नहीं है, यह तो इन्वेस्टमेंट है, यह पैसा कमाने का मौका है। यह सुनकर मेरे मुंह के कोने हल्के से हिल जाते हैं क्योंकि ली तियान ने अपने दिमाग में एक बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक बना लिया था और मैं भी उसे गलत साबित नहीं कर सकता था। फिर मैं कहता हूँ, मूवी बनाना नामुमकिन भी नहीं है। जिस पर मैं सिर हिला देता हूँ। आखिर अगर मैंने खुद मूवी नहीं बनाई तो क्या हुआ? मैं चेनगोंग ग्रुप का सेकंड मेंबर रह चुका हूँ। इतने सालों में मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स को जान चुका हूँ। मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में भी मुझे काफी कुछ पता है और सबसे जरूरी बात, मेरे दिमाग में काउंटलेस स्क्रिप्ट्स हैं, बस उन्हें बाहर निकालना है और वह आसानी से लोगों का ध्यान खींच लेंगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। अभी स्टूडियो में सिर्फ एक मिलियन की फंडिंग थी और वह भी पूरी की पूरी ली तियानई ने दी थी। भले ही उसने अभी एक काम अपने ऊपर लिया था लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जुआंग लिंगलिंग, जिस पर मुझे लगने लगता है कि शायद जुआंग लिंगलिंग भी आगे
परफेक्ट तरीके से साथ नहीं चल पाएगी और मुझे अभी भी किसी तरह सब कुछ बैलेंस करना होगा। ये सोचकर मैं फिर से जुआंग लिंगलिंग की तरफ देखता हूँ और पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? जिस पर जुआंग लिंगलिंग कहती है, ये सॉन्ग सच में इस टीवी सीरीज के एंडिंग सॉन्ग के लिए परफेक्ट है और मुझे भी अब थोड़ा फीलिंग आ गया है, मैं इसे अच्छे से ट्राई करना चाहती हूँ। फिर वह दोबारा पूछती है, अगर मैं यह सॉन्ग गा लूं तो क्या मैं तुम्हारे स्टूडियो में साइन कर सकती हूँ? यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए वहीं रुक जाता हूँ और फिर कहता हूँ, क्या तुम सच में सीरियस हो? जिस पर जुआंग लिंगलिंग गहरी सांस लेती है और कहती है, तुम्हें भी पता है कि अभी मैं कहीं भी जाऊं मुझे कोई खास अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले। ऐसे में तुम्हारे साथ रहकर कोशिश करना ज्यादा अच्छा होगा। मुझे तुम्हारे टैलेंट पर भरोसा है और वैसे भी हम आखिर ओल्ड क्लासमेट्स हैं, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे है ना? से ये सुनकर मैं थोड़ा हेल्पलेस हो जाता हूँ। फिर मैं ली तियानई की तरफ देखता हूँ और वह भी हल्का सा सिर हिला देता है। अब स्टूडियो में ऑफिशियली 3 लोग हो जाते हैं और मजेदार बात यह थी कि हम तीनों में से कोई भी इंडस्ट्री में फेमस नहीं था, जिस पर साइनिंग प्रोसेस भी काफी स्मूथली हो जाता है। इसके बाद जुआंग लिंगलिंग फिर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चली जाती है। मुझे मानना पड़ेगा कि जुआंग लिंगलिंग ने काफी मेहनत की। भले ही आखिर में रिजल्ट अभी भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन कम से कम वह पासिंग लाइन तक पहुंच गया था। जब वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर आती है तब उसके पूरे शरीर पर पसीना होता है, जिस पर मैं कहता हूँ, तुमने काफी मेहनत की, पहले थोड़ा रेस्ट कर लो। यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग थोड़ा सॉरी फील करते हुए कहती है, सॉरी। जिस पर मैं कहता हूँ, कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी स्पेशलिटी होती है, मैं इस बात को दिल पर नहीं लेता। मैंने तुम्हें यहाँ वैसे भी सिर्फ इमरजेंसी में बुलाया था, बस इतना काफी है कि तुम पास हो गई। इसके बाद कुछ पोस्ट एडजस्टमेंट करने के बाद मैं केशिया का कॉपीराइट रजिस्टर कर देता हूँ और फिर उसका सैंपल ईमेल से जो रुई को भेज देता हूँ। रात के 10 बजे जो रुई का फोन आता है, जिस पर वह कहती है, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा निकले, इस सॉन्ग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ी देर में पैसे तुम्हारे स्टूडियो अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगी। फिर वह कुछ पल रुकती है और कहती है, लेकिन यह सॉन्ग जुआंग लिंगलिंग की आवाज पर सूट नहीं करता, मैं इसका कॉपीराइट खरीदना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि इसे जियांग यिंग गाए। तुम्हें कैसा लगता है? उसकी आवाज काफी काम थी। जिस पर मैं कुछ देर सोचने लगता हूँ, फिर अच्छी तरह सोचने के बाद मैं फोन रख देता हूँ। इसके बाद मैं जुआंग लिंगलिंग की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम्हें यह सॉन्ग चाहिए? अब तुम भी स्टूडियो की मेंबर हो, अगर तुम चाहो तो मैं ये सॉन्ग तुम्हारे लिए रख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि ये सॉन्ग तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। आगे मैं तुम्हें ऐसे सॉन्ग्स दूंगा जो तुम्हारे लिए ज्यादा सूटेबल होंगे और पॉपुलैरिटी में भी वह इस सॉन्ग से कम नहीं होंगे। मैंने चॉइस का फैसला जुआंग लिंगलिंग पर छोड़ दिया क्योंकि मैं साफ देख सकता था कि उसे यह सॉन्ग बहुत पसंद आया था। जिस पर जुआंग लिंगलिंग की नजरें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। वह अपने हाथों को धीरे से पकड़ती है और अंदर ही अंदर स्ट्रगल करने लगती है। काफी देर बाद वह सिर हिलाती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, यह सॉन्ग मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इसे गाऊंगी तो ये बेकार हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि इतना क्लासिक सॉन्ग मेरे हाथों में ऑर्डिनरी बन जाए। फिर वह धीरे से कहती है, सबसे जरूरी बात, अगर आगे चलकर कोई और इस सॉन्ग को गाए और सिर्फ एक इंसान भी मुझसे अच्छा गा दे तो मेरी तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारे सॉन्ग्स और आगे के रास्ते के लिए मेरे पास पहले से प्लान है। यह कहकर मैं झो रुई को दोबारा फोन करता हूँ। जिस पर वह पूछती है, तो क्या तुमने सोच लिया? मैं कहता हूँ, तुम कितना पैसा दे सकती हो? जिस पर झो रुई कहती है, मैंने सुना है कि तुमने लिन यी को 3 मिलियन का ऑफर दिया था, मैं तुम्हें भी उतना ही दे सकती हूँ। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए शॉक हो जाता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ, क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। झो रुई को इतना ज्यादा पैसा देने की जरूरत नहीं थी। फिर मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही साइन कर लेते हैं। जिस पर झो रुई बिना हिचकिचाए मान जाती है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट साइन करना वैसे भी काफी आसान था। कुछ ही देर बाद स्टूडियो के अकाउंट में 4 मिलियन आ जाते हैं और यह स्टूडियो की पहली कमाई बन जाती है। जिस पर मैं मुस्कुराता हूँ और ताली बजाकर कहता हूँ, आज रात तुम दोनों बाहर जाकर जो चाहे खा सकते हो। यह सुनकर ली तियानई तुरंत एक्साइटेड हो जाता है और जुआंग लिंगलिंग भी काफी खुश दिखती है। साफ लग रहा था कि उसे स्टूडियो का माहौल बहुत पसंद आ रहा था। इसके बाद मैं कहता हूँ, अब हमें एक ऑफिस भी रेंट पर लेना होगा, यहाँ की जगह ज्यादा अच्छी नहीं है, आगे स्टूडियो को और लोगों की जरूरत होगी। जिस पर ली तियानई पूछता है, कोई खास रिक्वायरमेंट है क्या? मैं 3 उंगलियां उठाकर कहता हूँ, रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 चीजें चाहिए। पहली, जगह बड़ी हो, दूसरी, जगह नई हो और तीसरी, वह सस्ती हो। यह सुनकर ली तियानई थोड़ा सोचने लगता है, फिर अचानक कहता है, मेरे पास ऐसी एक जगह है। जिस पर मैं पूछता हूँ, कौन सी जगह? फिर वह पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है, शिंग्यू बिल्डिंग। यह सुनकर मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन दूसरी तरफ जुआंग लिंगलिंग का मुंह थोड़ा खुल जाता है। फिर वह ली तियानई की तरफ देखकर कहती है, शिंग्यूई बिल्डिंग बिल्कुल भी सस्ती नहीं है, वहाँ सबसे सस्ता रेंट भी शायद 20 युआन पर स्क्वायर मीटर पर डे होगा। अगर हम 200 स्क्वायर मीटर की जगह लेते हैं तो एक दिन का रेंट 4000 होगा, एक महीने का करीब 1,30,000 और पूरे साल का लगभग 15 लाख। और वैसे भी शिंग्यूई बिल्डिंग में 200 स्क्वायर मीटर की जगह शायद मिलती भी नहीं होगी, वह तुम्हारी रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करती। जिस पर ली तियानई कहता है, मैं प्राइस की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं बेबसी में कहता हूँ, लगता है तुम मेरी बात समझ नहीं रहे, हमें इतनी लग्जरी जगह की जरूरत नहीं है, सबर्ब में भी ऑफिस हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ली तियानई की समझने की एबिलिटी को लेकर काफी हेल्पलेस फील करता हूँ, लेकिन तभी ली तियानई कहता है, तुम मजाक कर रहे हो क्या? शिंग्यूई बिल्डिंग को एक्चुअली कंसिडर किया जा सकता है। फिर वह कहता है, भले ही हमारा स्टूडियो छोटा है, लेकिन इंडस्ट्री में जगह दिखाने के लिए हमें स्पेस चाहिए। ऊपर वाली 2 फ्लोर्स अभी खाली हैं, हम दोनों फ्लोर्स रेंट पर ले सकते हैं और मैं
सोचता हूँ अगर वहाँ रेंट थोड़ा कम हो जाए तो स्टूडियो के सिंगर्स के लिए सॉन्ग्स रिकॉर्ड करना भी आसान होगा, क्योंकि यहाँ मेरा सारा इक्विपमेंट प्रोफेशनल है। जिस पर मैं थोड़ा सोचता हूँ और फिर कहता हूँ ठीक है, ये जगह सस्ती तो नहीं है लेकिन शिंग्युई बिल्डिंग से फिर भी काफी बेहतर है। जिस पर ली तियानई धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है और फिर थोड़ा मिस्टीरियस होकर कहता है, असल में तुम शिंग्युई बिल्डिंग के बारे में सीरियसली सोच सकते हो। भले ही मैं उसका रेंट कम नहीं करवा सकता, लेकिन वह झोर वोई के फैमिली की प्रॉपर्टी है और मुझे लगता है कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशन काफी अच्छा है। फिर वह आगे कहता है, अगर वह हेल्प करने को तैयार हो गई तो शायद हम उसे फ्री में भी यूज कर सकते हैं। यह सुनकर मैं बेबसी में कहता हूँ, मजाक मत करो, चलो पहले बाहर खाना खाने चलते हैं। जिस पर जुआंग लिंगलिंग क्यूरियस होकर पूछती है, क्या खाने चलें? फिर वह कहती है, आखिर ये हमारे स्टूडियो का पहला दिन है, क्या हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए? जिस पर मैं पूछता हूँ, या फिर सिंपल और हॉट पॉट खा लेते हैं। यह सुनते ही ली तियानई की आंखें चमकने लगती हैं और वह तुरंत कहता है, हॉट पॉट ठीक रहेगा। जिस पर जुआंग लिंगलिंग उसे स्पीलेस होकर देखती है और कहती है, सीरियसली एक हॉट पॉट में ही तुम मान गए? जिसके जवाब में ली तियानई कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जरूरी यह नहीं है कि क्या खाना है, जरूरी यह है कि किसके साथ खाना है। यह कहकर वह जुआंग लिंगलिंग की तरफ आंख मार देता है। इसके बाद हम लू यिंगपेंग के पास वाले एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में जाते हैं जिसका नाम तियानसा ह्याओयन था। यह एक मिड टू हाई लेवल हॉट पॉट रेस्टोरेंट था। यहाँ की सारी इंग्रेडिएंट्स फ्रेश थी और क्वालिटी भी काफी अच्छी थी। यहाँ एक इंसान का एवरेज खर्च लगभग 500 युआन था। जिस पर मैं थोड़ा दुखी होते हुए इन दोनों को वहां लेकर आता हूँ। फिर हम रेस्टोरेंट के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। पूरे रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था। फिर मैं मेन्यू देखता हूँ और अचानक कहता हूँ, ये कौन सा बीफ है? इसकी एक प्लेट की कीमत ही 198 युआन है। यह देखकर मैं एकदम स्पीचलेस हो जाता हूँ। उसी वक्त थोड़ी दूर से एक आवाज आती है, अरे ये कौन है? ये तो झो मिंग है। पहले एक सक्सेसफुल ग्रुप में था और अब हॉट पॉट खाने तक के लिए इतना सोच रहा है। लिनी के हटाने के बाद क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई? उसकी आवाज में साफ मजाक था। जिस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं यहाँ आराम से खाना खा रहा हूँ, फिर मुझे कौन चिढ़ा रहा है? फिर मैं सिर उठाकर देखता हूँ और थोड़ी दूर एक इंसान बैठा होता है। उसके सामने तरह तरह का खाना रखा था। मुझे उसका चेहरा थोड़ा फेमिलियर लगता है। वह हाल ही में फेमस हुआ एक यंग आइडल था जिसका नाम लीशु था। मुझे नहीं पता कि वह आखिर इतना फेमस कैसे हो गया, क्योंकि उसके पास कोई खास काम भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत फेमस था। उसके पास लगातार एंडोर्समेंट्स और वैरायटी शोज आ रहे थे। इंडस्ट्री में भी उसके रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। मैंने सुना था कि वह हाल ही में एक साई फाई मूवी कर रहा है जिसका नाम ब्लू स्टार कैनन है। उसका बजट 200 मिलियन युआन बताया जा रहा था और बहुत सारे फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर उसकी पॉपुलैरिटी भी अभी काफी हाई थी। जिस पर मैं अपना हाथ नाक पर रखता हूँ और सोचता हूँ मैंने आखिर इसका क्या बिगाड़ा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसके पास बैठी एक औरत भी मजाक उड़ाते हुए कहती है, ब्रदरली आप ऐसे एक्सपायर्ड इंसान से क्या बात कर रहे हैं? वह पूरी जिंदगी में भी आपसे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा। यह सुनते ही ली तियानई खुद को रोक नहीं पाता और तुरंत खड़ा हो जाता है। फिर वह कहता है, तुम लोग आखिर वहां बैठकर इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? ली तियानई वैसे तो काफी सीधा था, लेकिन स्टेज पर उसका कॉन्फिडेंस अलग ही था और मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका टेम्पर इतना तेज होगा। जिस पर मुझे थोड़ा अच्छा भी महसूस होता है। लेकिन लीशु हंसता है और कहता है, एक एक्सपायर्ड इंसान काफी नहीं था क्या? अब दो और अननोन लोग आ गए। उसकी आंखों में साफ मजाक था। फिर वह कहता है, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सीधा बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम लोगों को ट्रीट दे देता हूँ। इसके बाद वह वेटर को बुलाता है और कहता है, आज इन लोगों का जो भी खर्च होगा वह मेरे अकाउंट में जोड़ देना। यह सुनकर ली तियानई और गुस्से में आ जाता है, लेकिन मैं उसे नीचे बैठा देता हूँ। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, जब कोई हमें ट्रीट देना चाहता है तो हमें आराम से बैठकर खाना चाहिए। इसके बाद मैं वेटर की तरफ देखकर कहता हूँ, इस पूरे मेन्यू की एक एक चीज ले आओ। यह सुनकर वेटर मुझे ब्लैंक होकर देखने लगता है। फिर मैं कहता हूँ, इस बुक में जो कुछ भी है उसकी एक एक प्लेट ले आओ और आखिर में जो 3 लाख युआन से ज्यादा वाली रेड वाइन है वह भी ले आओ। यह सुनते ही वेटर ऑकवर्ड होकर ली शू की तरफ देखने लगता है और दूसरी तरफ ली शू का चेहरा खराब हो जाता है। फिर वह गुस्से में कहता है, जोमिंग तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो? असल में ली शू को अच्छी तरह पता था कि इस रेस्टोरेंट में पीछे वाले मेन्यू पर कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीजें भी हैं। खासकर एक बॉटल रेड वाइन की कीमत 3,78,000 युआन थी। वह खुद अपने लिए इतना खर्च कर सकता था, लेकिन किसी स्ट्रेंजर पर इतना पैसा खर्च करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मिस्टर ली मैं कहाँ ज्यादा कर रहा हूँ, या फिर आप अपना कहा वापस लेना चाहते हैं? यह सुनकर ली शू इतना गुस्सा हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। उसी वक्त ली तियानई हाथ हिलाकर कहता है, मिस्टर ली आपको इतना ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। आखिर यहाँ का खाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुनकर मैं भी थोड़ा स्पीचलेस हो जाता हूँ, क्योंकि उसका यह डायलॉग कुछ ज्यादा ही डेंजरस था। जिस पर ली शू गुस्से में कहता है, तुम लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो। तुम जैसे अननोन लोगों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस एक मील है, जो चाहो खाओ। उसकी आवाज में साफ गुस्सा था। यह कहकर वह मुंह फेर लेता है। जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, चलो अब आराम से खाते पीते हैं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि हमारे स्टूडियो की पहली टीम बिल्डिंग पर कोई हमें ट्रीट देगा। फिर मैं हंसकर कहता हूँ, जब कोई ट्रीट दे रहा हो तो मैं पॉलिट कैसे रह सकता हूँ? खाना खाते हुए ली तियानई अचानक कहता है, ब्रदर जो आगे वाले हिप हॉप सॉन्ग की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, लेकिन उसके बाद आप क्या करने वाले हो? फिर वह कहता है, नोटिस फीस तो काफी मिलती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम फाइनल चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। ली तियानई के दिल में यह बात पहले से साफ थी कि पूरा हिप हॉप एक कैपिटल का गेम है। सीधी
बात कहें तो वहाँ नए लोगों को पुश किया जाता है। ऐसे में चाहे वह कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले उसका कोई मतलब नहीं है। जिस पर मैं ली तियानई की तरफ देखकर कहता हूँ और मैं जुआंग लिंगलिंग को जानबूझकर इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि वह आगे नहीं बढ़ पाई थी। और इस वक्त जुआंग लिंगलिंग थोड़ी डिप्रेस्ड भी लग रही थी। जिस पर जुआंग लिंगलिंग मुझे देखकर कहती है, जोमिंग तुमने जो सॉन्ग की बात कही थी वह अभी भी काउंट करता है ना? मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। मैं बीफ का एक पीस उठाकर खाता हूँ और जैसे ही उसे खाता हूँ मेरी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यह सुनकर जुआंग लिंगलिंग डार्क स्माइल करती है और फिर मेरे बगल में आकर बैठ जाती है। फिर वह कहती है, क्या आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हारे रूम में आकर नए सॉन्ग के बारे में बात कर सकती हूँ। यह कहते हुए वह मुझे आंख मारती है, जिस पर मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। फिर जुआंग लिंगलिंग तुरंत कहती है, तुम कैसी नजरों से देख रहे हो? वह अचानक गुस्सा हो जाती है, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ, कुछ नहीं, पहले खाना खाओ। लेकिन जुआंग लिंगलिंग गुस्से में कहती है, नहीं, आज तुम्हें मुझे साफ साफ बताना होगा। जिस पर मैं बेबसी में अपने हाथ की चॉपस्टिक नीचे रख देता हूँ और फिर कहता हूँ, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी लगभग सब तैयार है। जब भी तुम चाहो तुम नया सॉन्ग रिलीज कर सकती हो, लेकिन मेरी सलाह है कि थोड़ा वेट करो। ली तियानई के सॉन्ग के साथ इसे थोड़ा अलग टाइम पर रिलीज करना। जिस पर जुआंग लिंगलिंग थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, अलग क्यों? क्या मेरा सॉन्ग उससे जीत नहीं सकता? मैं कहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारा सॉन्ग जीत नहीं सकता, लेकिन अपने ही स्टूडियो के सॉन्ग्स को आपस में भिड़ाने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि हम अपनी ताकत किसी और जगह यूज करें। यह सुनकर बगल में बैठा लीशु मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैंने आज तक इतना कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा। लेकिन मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि मैं अपने हाथ की रेड वाइन खत्म करता हूँ और फिर वेटर को बुलाकर कहता हूँ, रेड वाइन काफी अच्छी है, एक और बोतल ले आओ। यह सुनते ही लीशु का चेहरा गुस्से से और खराब हो जाता है। जिस पर वेटर बेबसी में कहता है, सॉरी सर, यह हमारे रेस्टोरेंट की सबसे खास वाइन थी, हमारे पास सिर्फ यही एक बॉटल थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको दूसरी रेकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन वेटर की बात पूरी होने से पहले ही मैं हाथ हिला देता हूँ। दूसरी तरफ लीशु, जिसे पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा था, गुस्से से सांस लेने लगता है। जिस पर उसके बगल में बैठी औरत उसे समझाते हुए कहती है, ब्रदरली, आपको ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है। वह पूरी जिंदगी मेहनत कर ले तब भी आपके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। फिर वह आगे कहती है, आपकी अगली साइंस फिक्शन मूवी जरूर बहुत बड़ी हिट होगी और शायद ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में मूवीज के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये बस थिएटर में बैठकर उसे देख सकते हैं। ये सुनकर मैं अपनी नाक छूता हूँ और फिर ली तियानई की तरफ देखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, वैसे अभी जो मैंने सुना उससे मुझे एक आइडिया आया है, क्यों ना हम भी एक साइंस फिक्शन मूवी बनाएं? मैं कहता हूँ, साइंस फिक्शन मूवीज का मार्केट अभी काफी अच्छा है। ये सुनते ही ली तियानई एक्साइटेड होकर कहता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हमारे स्टूडियो को फिल्म मार्केट में आना चाहिए। आप टेंशन मत लो, मैं डायरेक्टर से कांटेक्ट कर लूंगा और फिर मैं अपने डैड से कह दूंगा, वह हमारी मूवी में इन्वेस्ट कर देंगे। इसे पैसा कमाने का एक अच्छा मौका मान लो। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, डायरेक्टर से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी दूसरों को मूवी बनाते हुए देखा है, मैं खुद हाथ आजमाना चाहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, और पैसों की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे डैड को ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे स्टूडियो में अभी थोड़ा पैसा है, मेरे हिसाब से वह काफी होगा। इसके बाद मैं कहता हूँ, हमें इसे जल्दी शूट करना होगा और जल्दी रिलीज भी करना होगा। बस एक प्रॉब्लम है, मेरे पास रिलीज का चैनल नहीं है। यह सुनकर ली तियानई तुरंत कहता है, मेरे पास है, मैं अपने डैड से बात करूंगा, वह तुम्हारे लिए ये कर देंगे। लेकिन फिर अचानक वह रुक जाता है और कहता है, नहीं, किसने कहा कि तुम्हारे पास कोई रिलीज चैनल नहीं है? जिस पर वह कुछ देर मुझे देखता रहता है और फिर कहता है, क्या तुम भूल गए? अभी भी एक इंसान है जो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। यह सुनकर मैं उसे एक नजर देखता हूँ और फिर कहता हूँ, अपना हॉट पॉट खाओ। इसके बाद खाना खत्म होने पर ली तियानई और जुआंग लिंगलिंग वहां से चले जाते हैं। पहले वह मुझे भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा वॉक करना था इसलिए मैंने मना कर दिया। इस अजनबी झोंघाई में मैं अभी भी होटल में रह रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे एक हाउस रेंट पर लेना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि वह मेरे स्टूडियो के पास हो। उसी वक्त मेरा फोन बजता है, जिस पर दूसरी तरफ से एक फेमिलियर आवाज आती है, जोमिंग, तुम कहाँ हो? मैं कहता हूँ, मैं येलो रिवर रोड पर हूँ, क्या हुआ, कोई काम है क्या? जिस पर झोर वही कहती है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ इंसान थोड़ा रिलैक्स कर सके? यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ, क्योंकि जब कोई रिच प्रेसिडेंट अनहैप्पी हो तो उसके लिए रिलैक्स करने की जगह बहुत होती हैं और मुझे खुद भी समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। फिर मैं कहता हूँ, अगर तुम बस थोड़ा वॉक करना चाहती हो तो यहाँ आ सकती हो। यह सुनते ही झोर वही कहती है, मेरा वेट करो। इतना कहकर वह फोन रख देती है, जिस पर मैं थोड़ा स्पीचलेस हो जाता हूँ। फिर मैं उसे अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। आधे घंटे से भी कम समय में एक रेड कलर की कार मेरे सामने आकर रुकती है, जिस पर झोर वही कार के अंदर से मेरी तरफ देखती है और कहती है, चलो, क्या कर रहे हो? मैं उसे ब्लैंक होकर देखता हूँ और कहता हूँ, क्या हम वॉक करने वाले नहीं थे? जिस पर झोर वही अपनी भौहें सिकोड़ती है और कहती है, मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारी बातों में कुछ ना कुछ सस्ता सा होता है। फिर मैं बिना सोचे पूछ लेता हूँ, अब क्या हुआ, किसने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? जिस पर झोर वही मेरी तरफ देखती है और कहती है, तुमने मेरा मूड खराब किया है। मैं हैरान होकर कहता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन झोर वही कुछ नहीं कहती, वह बस मेरे साथ साथ चलने लगती है और फिर काफी देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले साथ साथ चलते रहते हैं। शाम की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही होती है और तभी माहौल थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है और थोड़ा गर्म भी लगने लगता है। फिर जो रियोई मुझसे पूछती है, तुमने आज वाला सॉन्ग अभी तक रिलीज नहीं किया है या फिर उसे ली तियानई पर छोड़ दिया है? जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ कि उसकी वॉइस अभी भी काफी सूटेबल है और फिर मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे स्टूडियो में जो न्यूकमर आया है उसे थोड़ा प्रेज किया जाए। जिस पर झोर वही कहती है, क्या तुम खुद स्टेज के सामने आने का प्लान नहीं बना रहे हो? एक ली तियान,
और एक प्रिटेंडिंग स्पिरिट। सच कहूं तो इन दोनों लोगों का सेल्फ रेस्ट्रेंट बस आधा ही माना जा सकता है। जिस पर मैं फिर से सिर हिलाता हूँ, लेकिन कहता हूँ कि फिर भी ठीक है। यह सुनकर झो रुई मुझे देखती है और कहती है कि तुम अभी भी खुद पर काफी कॉन्फिडेंट हो। तुम्हारे जैसे लोगों को तो स्टेज के सामने खड़ा होकर बिजी रहना चाहिए। फिर वह कहती है कि लिन, ये इतने समय तक एरोगेंट क्यों रहा? वो सब अब पुरानी बात हो चुकी है। बस प्रॉब्लम यह है कि सिंगिंग स्टूडियो की इनकम बहुत सिंगल है, और जब फ्यूचर में तुम्हारे पास पैसा होगा तब तुम कुछ और ट्राई कर सकते हो। जिस पर मैं कहता हूँ कि फिर शायद मैं मूवी बनाने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर झो रुई थोड़ी हैरान होकर मुझे देखती है और कहती है, मूवी बनाना? इतनी जल्दी प्रोग्रेस? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? जिस पर मैं ऑकवर्ड होकर मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैंने अभी तुमसे 4 मिलियन ट्रांसफर नहीं करवाए थे क्या? यह सुनकर झो रुई कहती है, 4 मिलियन में मूवी बनाना? मुझे नहीं लगता कि वो पब्लिसिटी के लिए भी काफी होगा। और एक्टर्स की सैलरी, इक्विपमेंट का रेंट, क्या तुमने ये सब सोचा है? जिस पर झो रुई कुछ देर के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वह कॉन्फिडेंट है या कुछ और मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। इसलिए मैं बस इतना कहता हूँ कि एक एक स्टेप करके देखते हैं। फिर जैसे ही मैं कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता हूँ तभी मेरा फोन फिर से बजने लगता है। मैं देखता हूँ कि कॉल ली तियानाई की है। जिसके बाद मैं कॉल उठाता हूँ और पूछता हूँ, क्या हुआ? जिस पर ली तियानाई जल्दी से कहता है, ब्रदर जो ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बात हो गई है, तुम जल्दी सोशल प्लेटफॉर्म पर जाकर देखो। उसकी आवाज में साफ घबराहट फील हो रही होती है। जिस पर मैं बिना समझे पूछता हूँ, क्या हुआ? फिर ली तियानाई कहता है, किसी रिपोर्टर ने तुम्हारी और मिस जाओ की डेटिंग वाली फोटो डाल दी है और अब पूरा सोशल प्लेटफॉर्म गर्म होने वाला है। इसके बाद वह जल्दी जल्दी कहता है, ब्रदर जो, अभी तुम्हारे ऊपर ग्रुप डिसॉल्व होने वाली बात भी चल रही है। ऊपर से तुम वार्डिंग की प्रेसिडेंट मिस जो के साथ दिखाई दे रहे हो। पूरे प्लेटफॉर्म पर अभी तुमसे ज्यादा पॉपुलर लोग बहुत कम हैं। यह सुनकर ली तियानाई खुद भी थोड़ा स्पीलेस लगने लगता है। फिर कॉल कट होने के बाद मैं अपना सोशल प्लेटफॉर्म खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि पूरा कमेंट एरिया लगभग फटने वाला है। तभी मुझे समझ आता है कि झो रुई इतनी शांति से सब एक्सेप्ट क्यों कर रही थी, क्योंकि एक और सिचुएशन पहले से ही बन चुकी थी। फिर मैं काउंटलेस लोगों को जाओ रुई का नाम लेते हुए देखता हूँ और तभी मुझे याद आता है कि मैंने अभी उससे क्या पूछा था। जिस पर मैं सामने बैठी जाओ रुई की तरफ थोड़ा ब्लैंक होकर देखता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम इसी वजह से अपसेट हो? लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर वह शांत आवाज में कहती है, तो फिर तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं? उसकी आवाज बहुत काम होती है और वह लगातार मुझे देखती रहती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। मैं थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता हूँ और कहता हूँ, क्या इसका मतलब यही नहीं है? अभी तो ये सब अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा है। अगर किसी ने फिर से फोटो ले ली, चाहे साफ ना भी हो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। मैं बस वहीं ऑकवर्ड होकर खड़ा रहता हूँ और कुछ देर बाद झो रुई फिर से कहती है, मूवी बनाना इतना आसान नहीं है और 4 मिलियन बिल्कुल भी इनफ नहीं है। मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि थोड़ा और केयरफुल रहो। अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट चाहिए तो तुम मेरे पास भी आ सकते हो, बस स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, फिर मैं उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर सकती हूँ। यह सुनकर मैं धीरे से एक लंबी सांस लेता हूँ और सामने खड़ी झो रुई को देखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडियो अभी बस शुरू हुआ है और बहुत सी चीजें अभी तक ट्रेंड नहीं हुई हैं। जिस पर झो रुई कहती है, तुम मैनेजर बनने के लिए सूटेबल नहीं हो, तुम्हारी जगह स्टेज पर है। फिर वह मुझे देखती है और कहती है, आखिर टॉपिक बार बार यहाँ कैसे आ जाता है? उसकी आंखें लगातार मेरे चेहरे को देखती रहती हैं, जैसे वह मेरे चेहरे पर कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे मेरे चेहरे पर जरा सा भी बदलाव दिखाई नहीं देता। जिस पर झो रुई के दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी खुशी होने लगती है। और शायद ये भी जरूरी नहीं है कि हर जगह लाइफ एक स्टेज ही हो, है ना? मुझे कुछ ना कुछ मिल ही गया है। फिर वह कहती है, छोड़ो, क्योंकि अभी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास एक और काम से आई हूँ, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या तुम मेरे भाई को बुलाना चाहती हो? फिर वह कहती है, अभी तुम्हें हेवनली लव मैनेज करना है, साथ में तुम्हें प्रिटेंडिंग स्पिरिट का भी ध्यान रखना है, ऊपर से तुम मूवी भी बनाना चाहते हो। क्या तुम इतना सब सोच पाओगे? जिस पर मैं कहता हूँ, मुझे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ये इतना मुश्किल नहीं लगता। यह सुनकर झो रुई हल्का सा मुस्कुराती है। अब उसे लगभग यकीन हो चुका होता है कि मैं बहुत बड़ा दिल रखने वाला इंसान हूँ। फिर वह कहती है, मेरी कंपनी ने एक नया वैरायटी शो बनाया है जिसका नाम हुआशिया न्यू सिंगिंग है, क्या तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगे? जिस पर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ और पूछता हूँ, हिस्सा लेना? फिर झो रुई कहती है, नहीं, जज बनकर। यह सुनकर मैं वहीं रुक जाता हूँ और सामने खड़ी झो रुई को देखता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, क्या तुम श्योर हो? मेरी क्वालिफिकेशंस अभी इनफ नहीं है। अभी सर्कल में मुझे बस एक ऐसे इंसान की तरह माना जाता है जिसके पास फेम नहीं है। अगर मैं जज की सीट पर बैठूंगा तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग कन्विंस नहीं होंगे। जिस पर मैं थोड़ा डाउट के साथ उसे देखता हूँ। फिर झो रुई कहती है, चाहे तुम जज हो, लेकिन तुम्हें अपनी कैपेबिलिटी भी दिखानी होगी। तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को सिखाना होगा और उनसे चैलेंज पूरा करवाना होगा, और तुम्हारे लिए जवाब देने का इससे अच्छा मौका शायद कोई नहीं होगा। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूँ। जिस पर वह पूछती है, तुम अभी भी किस बात पर हेजिटेट कर रहे हो? फिर मैं हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहता हूँ, डर। जिस पर झो रुई पूछती है, क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ? फिर मैं धीरे से कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाता, इसलिए मुझे डर लगता है। इसके बाद हम दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं और सड़क पर धीरे धीरे चलते रहते हैं। फिर वह कहती है, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है असल में। फिर वह कहती है कि वह मुझे मेंटोर इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि अभी मेरे ऊपर काफी ट्रैफिक चल रहा है
भले ही बहुत लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो ट्रैफिक है वो रियल में एग्जिस्ट करता है, और अगर मैं उसे सही से पकड़ लूं तो वह पूरे शो में काफी ब्रिलियंस ऐड कर सकता है, जिस पर मेरी भौहें गहरी हो जाती हैं और मेरी आंखों में थोड़ी हेल्पलेसनेस फील होने लगती है। फिर मैं पूछता हूँ यह कब स्टार्ट होगा, क्योंकि मेरे पास शायद हाल फिलहाल में ज्यादा टाइम नहीं होगा। मुझे सॉन्ग्स लिखने हैं, शोज रिकॉर्ड करने हैं और मूवी की प्रिपरेशन भी करनी है। फिर मैं अचानक पूछता हूँ, वैसे तुम्हारी कंपनी के पास मूवी बनाने वाला इक्विपमेंट है ना, क्या तुम लोग उसे रेंट पे देते हो और उसका कितना खर्च आता है? जिस पर जो रियोई मुझे थोड़ा स्पीलेस होकर देखती है और कहती है रेंट, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे वैरायटी शो रिकॉर्डिंग के अनाउंसमेंट फी में से पैसे नहीं काटूंगी। ली तियानाई के लिए भी यही रहेगा। इसके बाद वह कहती है कि यह वैरायटी शो लाइव ब्रॉडकास्ट की तरह नहीं चलेगा, इसे रिकॉर्ड होने के बाद दिखाया जाएगा, इसलिए अगर सच में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे बाद में एड किया जा सकता है। जिस पर झोर वही अचानक थोड़ी क्यूरियस हो जाती है और मैं कुछ देर रुकने के बाद कहता हूँ, 1 मिलियन, मैं जिस तरह की मूवी शूट करना चाहता हूँ उसमें लोग कम होंगे और सीन्स भी काफी सिंपल होंगे, इसीलिए शायद ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। 1 मिलियन करीब करीब इनाफ होना चाहिए। सबसे ज्यादा खर्च लेबर और इक्विपमेंट रेंट में ही जाएगा। यह सुनकर झोर वही मुझे हैरानी से देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि ऐसी शूटिंग रिलीज हो सकती है? जिस पर मैं कहता हूँ शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हालांकि मैं खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। यह सुनकर झोर वही फिर से स्पीलेस हो जाती है, लेकिन मेरे चेहरे को देखकर वह थोड़ा रिलैक्स कर लेती है। फिर वह कहती है, वैसे अगर तुम जुआंग लिंगलिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम इसे भी अपने माइंड में अरेंज कर सकते हो, अगर वह तुम्हारे सॉन्ग के साथ चैंपियनशिप जीत लेती है। यह सुनकर मैं अचानक इंटरेस्टेड हो जाता हूँ, क्योंकि अभी पूरे स्टूडियो में मुझे मिलाकर सिर्फ 3 लोग हैं। ली तियानाई तो पहले से ही तय है, लेकिन जुआंग लिंगलिंग के लिए मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था। फिर मैं सोचता हूँ कि कभी कभी सिर्फ अच्छे सॉन्ग्स के भरोसे सर्वाइव किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और सिंगर की पॉपुलैरिटी भी उतनी नहीं बढ़ती, इसलिए मुझे कोई मौका ढूंढना होगा जिससे उसका एक्सपोजर बढ़ सके। जिस पर मैं कहता हूँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर जोर वही सिर हिलाती है और कहती है कि वह बाद में कॉन्ट्रैक्ट मेरे मेल बॉक्स में भेज देगी। इसके बाद वह थोड़ा रुक कर कहती है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या आसपास कुछ अच्छा खाने को है? जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ कि आसपास काफी रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन अभी काफी देर हो चुकी है। तभी झोर वही मेरे पास खड़ी एक छोटी सी गाड़ी की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो खाना है। जिस पर मैं उधर देखता हूँ और देखता हूँ कि थोड़ी दूर एक बूढ़ी औरत एक छोटी सी गाड़ी के पास खड़ी होकर वोंटन बना रही होती है। फिर मैं सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, बॉस 2 बाउल वोंटन दे दीजिए। जिस पर बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, इतनी रात में अभी तक खाना नहीं खाया? बड़े शहर के यंग लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं। और फिर वह बात करते करते वोंटन बनाने लगती है। जिस पर झोर वही थोड़ा हैरान होकर पूछती है, आंटी आप इतनी देर तक अभी भी यहाँ हैं? फिर बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब खाली नहीं बैठ सकते, हर दिन कुछ करने को नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा वोंटन बनाकर बेचती हूँ। इसे ऐसे समझ लो कि मैं अपने लिए थोड़ा सहारा छोड़ रही हूँ। और फिर वह बात करते करते वोंटन उबालने लगती है। ज्यादा देर नहीं गुजरती और हमारे सामने 2 बाउल गरम गरम वोंटन आ जाते हैं। फिर मैं और झोर वही सड़क के किनारे बैठकर खाना शुरू करते हैं और मुझे मानना पड़ता है कि उस बूढ़ी औरत का हाथ सच में बहुत अच्छा है। जिस पर झोर वही में प्रेसिडेंट जैसा जरा सा भी एटीट्यूड नहीं दिखाई देता। वह पूरा बाउल खत्म कर देती है, यहाँ तक कि बाउल में बचा हुआ सूप भी नहीं छोड़ती और खाने के बाद टिश्यू निकाल कर मुंह साफ करती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, आंटी आपने जो वोंटन बनाया है वो बहुत डिलीशियस है, रेस्टोरेंट के शेफ भी शायद आपसे अच्छा नहीं बना सकते। जिस पर बूढ़ी औरत हंसते हुए कहती है, तुम बस भूखी थी, जब इंसान भूखा होता है तब साधारण चीज भी अच्छी लगती है। फिर झुरवोई पूछती है, क्या मुझे एक बाउल और मिल सकता है? जिस पर बूढ़ी औरत कहती है, तुम बस वेट करो। और उस रात झुरवोई पूरे 4 बाउल वोंटन खा जाती है। जिस पर मैं उसे शॉक्ड होकर देखता रहता हूँ। फिर वह थोड़ा एम्बेरेस्ड होकर कहती है, असल में मैं नॉर्मली इतना नहीं खाती, बस इस आंटी का वोंटन सच में बहुत डिलीशियस है। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ। तभी बूढ़ी औरत मुझे देखकर कहती है, क्या बात है लकी है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हारी फ्यूचर वाइफ अच्छा खा सकती है, ये बहुत अच्छी बात है। जो औरतें खाने की शौकीन होती हैं उनका टेम्पर भी खराब नहीं होता, थोड़ा सा टेस्टी खाना उन्हें खुश कर देता है। जिस पर मैं कुछ बोलने ही वाला होता हूँ, लेकिन तभी जोर वही अपना फोन निकाल लेती है और पूछती है, आंटी कितने पैसे हुए? फिर बूढ़ी औरत कहती है, पूरे 6 बाउल हुए हैं, बस 60 युआन दे दो। जिस पर झोर वही उसे 60 युआन दे देती है और फिर संतुष्टि के साथ अपना पेट थपथपाती है। फिर वह कहती है, मैंने खा लिया, चलो थोड़ा वॉक करते हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूँ और काफी देर तक चलते रहने के बाद झोर वही फिर से बोलती है, अगर स्टूडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर मैं कहता हूँ, तुमने खुद कहा था, लेकिन अभी सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर झोर वही मुझे थोड़ा गुस्से से देखती है। फिर वह कहती है, अब काफी देर हो गई है, मैं पहले जा रही हूँ, तुम्हें मुझे वापस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं कहता हूँ, नहीं। फिर वह कहती है, मेरा होटल आगे ही है। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान होकर पूछता हूँ, तुम अभी भी होटल में रह रही हो? जिस पर झोर वही एक पल के लिए रुक जाती है और फिर कहती है, हाँ, मुझे झोंघाई आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैंने अभी तक कोई घर रेंट नहीं किया और होटल में रहना ज्यादा कन्वीनियंट है। फिर वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो, तुम अब हमारे फ्यूचर नए शो के मेंटर हो, तुम इतने शेबी नहीं दिख सकते, नहीं तो लोग हमारे नए शो की क्वालिटी पर डाउट करेंगे। जिस पर मैं उसे थोड़ा बेवकूफों की तरह देखता हूँ और पूछता हूँ, क्या इसका भी कोई रिलेशन है? मुझे खुद भी समझ नहीं आता, लेकिन मुझे हल्का सा फील होने लगता है कि सिचुएशन कुछ सही नहीं है। जिस पर झोर वही तुरंत कहती है, बिल्कुल रिलेशन है, क्योंकि हमारे वैरायटी शो के मेंटर होने के नाते तुम्हें हर समय अपनी आइडेंटिटी का ध्यान रखना होगा। जिस पर झोर वही मुझसे पूछती है, वैसे कल तुम्हारा कोई काम है? जिस पर मैं कहता हूँ,
नहीं, कुछ खास नहीं है। फिर वह सिर हिलाती है और कहती है, तो फिर कल मेरे कॉल का वेट करना। इसके बाद झोर वही सिर हिलाकर चली जाती है और मैं थोड़ा खोया हुआ सा वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखता रहता हूँ, लेकिन कुछ देर तक मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या कहूँ। मुझे बस ऐसा फील होता है जैसे मैं कुछ खो चुका हूँ। फिर होटल वापस आने के बाद मैं सोशल प्लेटफॉर्म खोलता हूँ।